नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अंकिता बात कर रही हूँ शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्मोनल डिसऑर्डर्स पे, जो कि आजकल एक बहुत ही फ्रीक्वेंट जो है सिनेरियो बन गया है। एंड ऑल्सो इसका जो रीजन है दैट इज आवर लाइफस्टाइल चेंजेस। हमारा पुअर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो फिजिकल एक्टिविटी एंड मिनिमल एक्सपोजर टू द सराउंडिंग्स। और इफ द एक्सपोजर इज बीइंग देयर, सो कंटामिनेशन हमारा एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड कंटामिनेटेड फूड एंड एनवायरनमेंट। तो इसकी वजह से जो हार्मोनल डिस्टर्ब का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बीइंग मोर कॉमन। और पहले तो ये जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती थी मोस्टली आफ्टर एज में आना शुरू होती थी ड्यू टू नॉर्मल जो हमारा साइकिल चेंजेस है उसकी वजह से, या जब फीमेल्स जो है वो आफ्टर प्रेगनेंसी जब अपने मतलब अपनी बॉडी उनकी रिकवरी फेज में होती थी उस टाइम पर ये सारे चेंजेस जो है वो शुरू होते थे। लेकिन अभी इनका ऑनसेट एक तो बहुत ज़्यादा अर्ली है। मोस्टली जो हमारी फीमेल्स हैं जो इम्पेक्टेड हैं दैट आर 13 to 14 ईयर्स की गर्ल्स, जिनमें अभी या तो ऑनसेट हुआ है उनकी मेंस्ट्रुएशन का, या कुछ समय हुआ है लेकिन दैट इज नॉट बीइंग इन अ रेगुलर मोशन। और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। वी हैव टू डू द इन्वेस्टिगेशंस डन, हमें उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उनके रूट कॉज को जो है वो डिटर्मिनेट करते हैं। और व्हाट्सोएवर द रूट कॉजेज, जब हम उसकी ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं इन एलोपैथी वी डू हैव ओनली हॉर्मोन्स। हम हॉर्मोन्स के साथ शुरू कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो हम उसके बेसिकली बेसिक कॉज पे जाकर जो है वर्क ऑन करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, द की इज कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग गाइडेड। और उसी के मतलब उसी के साथ जो है ये सारे चेंजेस में जो है वो बेटरमेंट लाया जाता है। तो दैट ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू आयुर्वेदा, हम और उसी के साथ हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्मोनल डिसऑर्डर्स पे। तो जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़ेंगे रिगार्डिंग इस कंसर्न के रिगार्डिंग उनके कोई क्वेश्चन है, किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, तो वो अपनी इसी मीटिंग के दौरान अपने हैंड रेज कर सकते हैं। जब भी आप अपने हैंड रेज करेंगे हम आपको यहाँ से अलाउ करेंगे बोलने के लिए, और जैसे ही मैं आपका नाम लूंगी तो आपने अपना माइक अनम्यूट करना है और अपना क्वेश्चन पूछना है, ताकि मैं आपसे आपका क्वेश्चन लेके आपका जो भी फेसिबल आंसर है वो आपको कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकूं। तो आप प्लीज अपने हैंड रेज कीजिएगा ड्यूरिंग दी वेबिनार जब भी आपकी कोई क्वेरी आती है, ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। अभी हम पीपीटी की तरफ जाएंगे ताकि मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर सकूं कि आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं ये क्या डिजीज है, कैसा इसका प्रोग्रेशन रहता है, हम कैसे इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो हमारी पहली स्लाइड है देयर इज सबसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं क्या, उनके क्या कॉज हैं, क्यों होते हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं और उसकी कैसी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट। सबसे पहले जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब जो असंतुलन है हार्मोन्स का हमारी बॉडी के अंदर, वो किन वजहों से होता है, क्या इनके मेजर सिम्टम्स हैं, ये हम बेसिकली इसमें जानेंगे। सब 40% जो इसका फैक्टर्स है देयर आर लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड रहती है। हमारी लाइफस्टाइल के की वजह से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू होते हैं। 25% हमारी मेडिकल कंडीशन है, जिसमें कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कोई ट्यूमर्स हैं, उसकी वजह से हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, वो 15% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हमारे केमिकल बेस्ड दवाइयाँ होगी, केमिकल्स हैं हमारे फूड में, हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी में जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं उनमें। जेनेटिक्स हो सकते हैं, जेनेटिकल हो सकते हैं 10%, और ड्यू टू मेडिसिन जो हम लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनसे इंड्यूस्ड हो सकते हैं। उनके साइड इफेक्ट के कारण जो है वो हार्मोनल डिसऑर्डर जो है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट। अब कॉमन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो हैं क्या। सबसे पहले हमारा ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड एंड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स। दीज आर द कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हमें होते हैं और जिनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अब वाई हार्मोनल इम्बैलेंस अगर ये होता क्यों है, सबसे पहला कंडीशन है हमारा स्ट्रेस। जब भी एक इंडिविजुअल ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में होगा, वेदर फिजिकली मेंटली, तो उसके हार्मोनल साइकिल सबसे पहले डिस्टर्ब होते हैं।
उसके बाद आती है हमारी एजिंग। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है और वो चेंज करने लगते हैं। थर्ड वन इज़ अवर डाइट। जब हम अपनी डाइट का अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखते, इम्प्रॉपर डाइट हमारी रहती है जिसमें इनफ अमाउंट में ना तो हमारे फाइबर रहता है, ना विटामिन्स रहते हैं और ना ही हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हमारा नॉर्मल डाइट है उससे उससे हटके जब हम सिर्फ पैक्ड फूड्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के ऊपर ज्यादा जाते हैं तो दैट ऑल्सो इंड्यूस आर हॉर्मोन्स टू गेट इम्बैलेंस्ड। इसके बाद आती है मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस करने में इंड्यूस करती हैं। और उसके बाद ओबेसिटी, हमारा बढ़ता हुआ वजन धीरे धीरे हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनको जो है वो फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज ड्यू टू ओबेसिटी हमारी बॉडी में बहुत सारी जो फंक्शन है वो डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। अब आते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, हम कैसे जान सकते हैं, या क्या मतलब क्या मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों में अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो मेंटल हेल्थ में जब भी किसी पेशेंट में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनसोम्निया है या मूड स्विंग्स हैं, बेसिकली एक फीमेल बॉडी में जब हम रात के दौरान हमारा जो नाइट रूटीन रहता है जिसमें हम सोते हैं, जो जिसमें हम कहते हैं कि हमारी 6 to 7 आवर्स या 7 to 8 आवर की स्लीप जो है वो होनी ही चाहिए, एंड वो अनडिस्टर्ब स्लीप होनी चाहिए। बिकॉज जब हमारा स्लीप साइकिल होता है उसमें सुबह के जब 3 से 4 बजे के बीच जब हमारी बॉडी डीप स्लीप में जाती है, तो एट दैट टाइम हमारी बॉडी में जो है वो हार्मोन रेगुलेशन हो रहा होता है। हार्मोन रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी किसी की नींद, किसी लेडीज़ में नींद डिस्टर्ब रहती है या फ्रीक्वेंट नाइट शिफ्ट में किसी वुमेन जो है वो रहती है, तो उसमें ये सारी कंडीशन अकर होने के ज़्यादा होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दीज़ आर द मेंटल कंडीशन जिसमें हम कोई और चीज़ जो है वो बेसिकली ना हो, लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन है, उसके वर्क की वजह से एंग्जायटी है, वो रात को सो नहीं पा रहा है और फ्रीक्वेंटली उसके मूड चेंज हो रहे हैं, तो देट आर द मेंटल सिम्टम्स। एंड फिजिकली पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा स्किन में ड्राइनेस रहना, हेयर लॉस होना, बालों का बहुत ज्यादा टूटना गिरना, उनकी एपेटाइट में चेंजेस होना, या तो भूख बहुत ज्यादा लगती है या भूख लगना ही बंद हो जाती है। ये दो अलग मतलब चेंज हो जाती है। नॉर्मल जितनी उनकी एपेटाइट रहती है उस तरीके की उनकी एपेटाइट नहीं होती, या तो उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या सडन वेट लॉस जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। ये दो चीजें होती हैं। और उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। अब जैसे अगर पेशेंट में स्ट्रेस एंग्जायटी है तो हो सकता है उनका बीपी डाउन फॉल कर जाए, वो कम आ जाए और वो फेंटनेस की तरफ जो है पेशेंट चला जाए। और हो सकता है अगर वो ज़्यादा मतलब मूड स्विंग्स में ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या उसके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रह रहे हैं, तो उसका बीपी जो है वो हायर साइड पे भी जा सकता है। और पेशेंट की बॉडी में एनर्जी हमेशा कम रहती है, फटीक रहता है, थका हुआ रहता है और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको आ जाती हैं। स्किन से रिलेटेड जैसे ड्राई स्किन मैंने पहले बताया, इचीनेस होना, पैचीनेस होना, सोरियासिस जैसी चीज़ों को डेवलप करना, दैट इज़ आल्सो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस और हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी। इसके बाद आते हैं कुछ सेक्सुअल सिम्पटम्स भी इसके रहते हैं, कुछ अदर सिम्पटम्स भी रहते हैं। सेक्सुअल सिम्पटम्स में मतलब लो सेक्स ड्राइव होना, वेजाइनल ड्राइनेस होना और उनको ज़्यादा पेन फील होना, या फर्टिलिटी में कोई चैलेंजेस आना कि ड्यूरिंग द पीक ईयर्स ऑफ हर सेक्सुअल लाइफ वो अपनी फर्टिलिटी को जो है अचीव नहीं कर पाते हैं। बिकॉज जब भी हम प्रेगनेंसी को प्रोसीड फॉरवर्ड करते हैं तो देर आर सर्टेन लेवल ऑफ हॉर्मोन्स जिनको होना, जिनका एक सब्सिक्वेंट अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो फीमेल्स में आती हैं, और जिसके इनकाउंटर होने की वजह से इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं वो भी आज इसी बदौलत बढ़ रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है पेशेंट में। इसके अलावा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। जब हार्मोन्स ही डिस्टर्ब्ड हैं, एक हमारा मंथली साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जब भी हमारा मंथली जो साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड है, इसका मतलब है हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस्ड है, वो बैलेंस स्टेट में नहीं है। क्योंकि जब भी बैलेंस्ड रहेंगे हॉर्मोन तो हमारा सबसे पहले रेगुलर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें है। अब हमारा जब एंजाइटी है, हमारी स्ट्रेस की कंडीशन है, हार्मोन्स अच्छे से बॉडी में स्टिमुलेट नहीं हो रहे हैं, तो या तो हमारा गट
कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है, मतलब पेट हमारा साफ ही नहीं हो रहा है, और या तो डायरिया हो सकता है, लूज स्टूल हो सकते हैं जिसमें बार बार जो है उनको जाना पड़ सकता है पेट साफ करने के लिए। इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं जिसमें उनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। और फेस में एक्ने का होना, फेस में दाग झाइयां पड़ना या पस फिल्ड एक्ने बहुत ज्यादा होना, इट इज ऑल्सो ड्यू टू दी हार्मोनल चेंजेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी। इसके बाद कुछ ऐसी अलग अलग टर्मिनोलॉजी या अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग दिक्कतें हैं जिनकी वजह से जो मतलब जो हो जाती हैं, जिसका अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हम जानते हैं, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन चीज है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें यूट्रस की आंतरिक परत में, जैसे टिश्यूज में, शरीर के दूसरे हिस्सों में या मतलब जो ये गांठें हैं ना, ये मतलब यूट्रस की लाइनिंग के अंदर बनने लगती हैं। यूट्रस के अंदर नहीं, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, ओवरीज होती है, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वहां पर बनने लगती हैं। और जैसे जब हमारा जिससे जो है सूजन आना, इन्फ्लेमेशन होना, पेन होना और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी पेशेंट को होने लग जाती हैं, और इसमें हमारा जो नेचुरल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता है, वो भी अच्छे तरीके से जो है वो वर्क नहीं कर पाता। तो ये भी वन ऑफ द कंडीशन है, एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अलावा क्या कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं या रिस्क फैक्टर है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस जो है वो हो सकता है। तो इसके कुछ लाइन आउट्स हैं, आप चाहें तो इसकी जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू देखने के लिए, ताकि पीरियड्स में कई बार हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, और ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, है ना। और या तो आप बिफोर पीरियड पेनफुल आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहता है, या आफ्टर पीरियड्स दिक्कत रहती है, या तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, एक तो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है, शरीर में जो हमारी इम्यूनिटी है अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करी, वीक इम्यूनिटी है, तो डेफिनेटली वो इसको लीड करेगी। और हार्मोनल इम्बैलेंस एक मेजर कारण है ही है। जब एस्ट्रोजन का लेवल जो है ज्यादा हो जाता है, तो जो एंड्रोमेट्रियल टिश्यू होते हैं उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो जब इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ये एंडोमेट्रियम पे होने के अलावा बाहर की जो इसकी लाइनिंग होती है हमारे यूट्रस में, वहां पर भी ग्रो करने शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉब्लम है, मतलब जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ने का जो रीजन है, उसकी वजह से भी इसके होने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। अब इसके बाद है कि घर पे हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने एंडोमेट्रियोसिस में थोड़ा सा जो है वो बेटरमेंट ला सकें या थोड़ा बेटर कर सकें। तो मतलब जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर पर कर सकते हैं। आई डू नॉट रिकमेंड कि आप घर पे इन्हीं के साथ शुरू करें, लेकिन दीज आर द बेसिक थिंग्स जिनके साथ आप शुरू कर सकते हो, है ना। तो अगर जैसे हम नॉर्मली भी करते हैं कि जब भी हमें पेट में दर्द रहता है, तो कैस्टर ऑयल जो रहता है हमारा, जैतून का तेल, उसको गर्म करके उसके पेट के निचले हिस्से में उसके साथ मसाज कर सकते हैं ताकि सूदिंग मिले, बट ब्लड सप्लाई उस एरिया में अच्छी हो ताकि रिलैक्स मिले पेट की दर्द को बोल सकते हैं, या वहां की ब्लड सप्लाई को अच्छा करने के लिए। ठीक है। फ्लैक्स सीड, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड आप रेगुलरली ले सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प। दूध, चीनी और दूध और चीनी और फास्ट फूड, ये सब जितनी भी चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, बॉडी में किसी भी तरह की अगर ग्रोथ है या अब नॉर्मेलिटी हो रही है या इन्फेक्शन बॉडी में रह रहा है, तो हम मीठी, दूध या दूध से बनी हुई चीजें या प्रोसेस फूड जितना भी रहता है, अगर इसको हम ज्यादा करते हैं, इसको और ज्यादा लेते हैं, तो उससे जो हमारी प्रॉब्लम है ये और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसमें आयुर्वेदा में भी हम इसका इलाज करते हैं, जिसमें हमारे पास जो मेजर ट्रीटमेंट है दैट इज बस्ती। बस्ती हम इसमें देते हैं, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल से, मेडिकेटेड दवाइयों से जो है अनीमा काइंड, इसको हम अनीमा बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट टोटली अनीमा। अनीमा में सिर्फ हम सोप वाटर यूज करते हैं, हेयर हम दवाइयां यूज करते हैं ताकि वहां पर जो भी नियरेस्ट रूट होता है हमारा दवाई देने का, वहां से हम दवाई डालकर उस एरिया को जो है वो प्रिवेंट करते हैं, और वहां पर जो है वो सही इलाज पहुंचाते हैं। अब बस्ती है, उसी में उसका एक टाइप है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती इसमें दिया जाता है, इसमें अभ्यंग और स्वेदन भी करवाया जाता है, दैट इज ऑल्सो विद मेडिकेटेड ऑयल्स। और जो स्वेदन है उसमें भी, जब स्वेदन के लिए जब हम नाड़ी बनाते हैं या स्टीम चैम्बर बनाते हैं, तो उसमें भी जो है वो डिफरेंट हर्ब्स डाली जाती है ताकि जब हम स्वेदन करते हैं तो उसमें उसका इम्पैक्ट आ सके। नेक्स्ट।
अब इसी के अलावा एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस भी एक कंडीशन है जिसमें यूट्रस और एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते हैं और या मस्कुलर वॉल में जो है वो ग्रो करने लगते हैं। इससे यूट्रस जो है वो मोटा हो जाता है, थिकनिंग हो जाती है। थिकनिंग हो जाती है, ज़्यादा मोटा जो है हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें हैवी ब्लीड होना शुरू हो जाता है। हैवीली ब्लीड करता है और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को कॉज करता है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है ड्यू टू उसकी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि किस तरीके का हो सकता है। फोकल हो सकता है, किसी एरिया, कुछ लोकलाइज्ड एरिया पे हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है, बहुत से मतलब जितनी भी हमारी कैविटी है वहां पर फैला हुआ हो सकता है, और एक सिंगल ग्रोथ भी हो सकती है, सिंगल बड़ा जो है वो एडिनोमा भी हो सकता है। अब इसके क्या कॉजेज, सिम्टम या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, तो इसमें बेसिकली तो यही होता है कि जो हमारी ब्लीडिंग है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पेट में और कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। हमारा जो पेट है वो भारी भारी लगता है, फूला हुआ लगता है, भूख कम लगने लग जाती है, शरीर में थकान और कमजोरी हो जाती है ना। और कभी कभी इसमें क्या है, इनफर्टिलिटी भी कॉज हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू इन सब कंडीशन की वजह से धीरे धीरे हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। हैवी ब्लीड होगा तो पेशेंट जो है वीक होगा, ज्यादा ब्लड लॉस जो है वो पेशेंट में हो जाएगा और वो वीकनेस को लीड करेगा। अब इसमें उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस वेरी ऑब्वियस, और एंड्रोमेट्रियल सेल का जो है मसल के अंदर ग्रो कर जाना, यूट्रस में जो है वो स्वेलिंग होना, थिकनेस जो है ज्यादा बढ़ जाना, है ना। सी सेक्शन या फाइब्रॉइड रिमूवल के बाद भी बेसिकली ये ज्यादातर देखा जाता है। और इसमें ज्यादातर 30 से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें या जो बार बार प्रेगनेंसी के बाद पाई जाती है, मतलब या तो प्रेगनेंसी के बाद या तो उसके मतलब इन बिटवीन जो हमारा मिडिल एज ग्रुप है वुमेन्स का, उसमें ये जो समस्या है वो ज्यादातर मोर फ्रिक्वेंटली होती है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं काइंडली अपने हैंड रेस करें, ताकि मैं अकॉर्डिंगली आपके साथ ही साथ क्वेश्चंस भी ले पाऊं, है ना। तो जिसका भी मैं नाम लूंगी काइंडली वो अपना माइक अनम्यूट करेंगे और मुझे जो है अपना क्वेश्चन जो है पुट ऑन करेंगे ताकि मैं उनका आंसर दे सकूं। राधिका। राधिका जी अपना माइक अनम्यूट करें। हिरेन। हिरेन उपाध्याय जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर कर सकूं। खुशबू जी। जिन जिन का भी मैं नाम ले रही हूँ उनको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। हिरेन उपाध्याय जी। हिरेन, खुशबू, राधिका। जी मैम। हाँ जी। जी अपना सवाल पूछे। मैम मेरा ये क्वेश्चन था। जी जी। मेरी शादी हुई थी पिछले साल नवंबर में। तो मुझे प्रेगनेंसी जल्दी हो गई थी। तो मुझे जब अच्छा। चाहिए नहीं था तो मैंने वो डॉक्टर से लेके वो एक दवाई होती वो मैंने ले ली थी। प्रॉपर हम्म। आउट हो गया था। बट हम्म। लेकिन उसके बाद से हम सोच रहे हैं 1 साल हो गई हम्म। तो कंसीव नहीं हो रहा। और अब मतलब निचले हिस्से में 2-3 महीने से हल्का हल्का पेट दर्द और कमर दर्द होने लगा। ठीक है। तो अभी आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं? हाँ रेगुलर आ रहे हैं बट लेकिन अभी 2 महीने से मतलब डेट जैसे अगर 20 की है ना तो 2-3-5-6 दिन बढ़ के आ रही है डेट। ठीक हाँ है। जी। हाँ सो राजेश ऑन ऑफ ट्रिप के बाद लिखिए जी। एलआर। ओके। नहीं तो मतलब अभी थोड़ा सा बढ़ के आ रहे हैं आपके जो वो है ना, डेट है उससे बढ़ के आ रहे हैं, और एमटीपी लेने के बाद से अब कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने हाँ। कोई अपने रीसेंट टेस्ट करवाए हैं? नो मैम अभी मैंने कोई रिसेंट टेस्ट नहीं करवाए हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है ना। तो हमें कुछ बेसिक टेस्ट करवाने होंगे, आपकी हार्मोनल स्टडी करवानी होगी, है ना, फॉलिक्यूलर स्टडी करवानी होगी कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसको देखना बहुत, इससे पहले कभी इरेगुलर मतलब पीरियड्स की हिस्ट्री तो नहीं रही है बिफोर मैरिज? नो नो कभी नहीं हुआ ऐसा। हर महीने आते थे अभी हर महीने तो अभी भी आते हैं। बट कभी कभी 5-6 दिन आगे हो जाते हैं और 5-6 दिन आपने पीछे कभी चले जाते अल्ट्रासाउंड करवाया है? हैं। नहीं नो मैम। कुछ टेस्ट आपको करवाने पड़ेंगे खुशबू जी, एक बार देखना पड़ेगा कि किस वजह से दिक्कत आ रही है ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। कहाँ से बात कर रहे हो आप?
तो मैम मैं झांसी यूपी से। यूपी से बात कर रहे हो ना, तो देखो या तो आप टेस्ट करवा लो पहले, या हमारे सेंटर में आकर विजिट कर लो, ताकि आपको टेस्ट जो है प्रिस्क्राइब किए जा सके। कौन कौन से टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। बाकी गर्भ संस्कार का हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप चाहते हैं कंसल्टेशन लेना, कि पहले एक बार बात करो, वो आपको टेस्ट लिख कर दें, आप टेस्ट करवा कर शेयर करके फिर जो ट्रीटमेंट होगी उसके लिए आपको गाइड करें, तो आप वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं आपको एक बार टीम से कनेक्ट करवा सकूं, जिसमें आपकी जी प्रॉपर मैम। हिस्ट्री लेने के मैम बाद मेरा एक आपको कुछ। क्वेश्चन था। हेलो हाँ मैम, जी। मेरा एक क्वेश्चन था। जी। अभी मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक बार ये एमटीपी किट लेके फिर दोबारा प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं, मतलब ऐसा कुछ। देखो क्या होता है ना, जब हम एमटीपी किट बेसिकली है क्या, हार्मोनल पिल्स रहती हैं, जो हम एक गोली सबसे पहले लेते हैं, जो हमारा एम्ब्रियो होता है या जो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है उसको रोकता है। और उसके बाद जो हम गोलियां लेते हैं ना 24 से 48 घंटे में, वो अबॉर्शन को इंड्यूस करती है, मतलब वो उसको वहां से हटा के ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकालती हैं। तो उसको हम इंड्यूस करवाते हैं, हम जबरदस्ती उसको अबॉर्ट कराते हैं। तो उसकी वजह से कई बार वहां पर कोई घाव होना, या कुछ पार्ट रह जाना, या हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाना, या जो हमारा एंडोमेट्रियम है जहां पर जो है वो स्टिक होना चाहिए जाकर, जो हमारा एम्ब्रियो बनता है ना, जिससे प्रेगनेंसी इंड्यूस होती है, तो कई बार वो जो हमारी लाइनिंग होती है वो उतनी हेल्दी नहीं हो पाती। वो आफ्टर टेकिंग एमटीपी वो उतनी हेल्दी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आफ्टर जो कंसीविंग है उसमें कई बार दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ओके मैम। ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन इसको उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें रहती हैं, कुछ बेसिक चीजें रहती हैं जो आपको दोबारा से फॉलो करनी जरूरी हो जाती हैं, ताकि आपकी यूट्राइन हेल्थ जो है वो बेटर हो, दोबारा से एक हेल्दी एंडोमेट्रियम जो है फॉर्म हो, और फिर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सको। ओके मैम। मैम मुझे कौन सी टेस्ट कराने पड़ेंगे, आप मुझे सेंड कर आप एक देना। बार अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, मैं आपकी कंसल्टेशन करवाती हूँ, डॉक्टर साहब आपको सारे टेस्ट लिख कर दे देंगे, जब आप करवा कर रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। मैम। हिरेन हिरेन उपाध्याय जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी। हाँ मैम, मैं सफेद दाग के बारे में बात करना चाहता था मैम। जी। हाँ मैम, वो मुझे 2017 से है मैम। अच्छा। और कहाँ पर? मैम तब तो हम मैम तब तो मैं उंगली से शुरू हुआ था मैम। हम्म। लेकिन अभी तो मैम मेरी बॉडी पे 40% के आसपास हो चुके हैं मैम। और मैंने मैम दवाई भी बहुत की, लेकिन उससे हम्म। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मैम। ठीक है। तो अभी बेसिकली कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में ये ज्यादा है? हाथ से शुरू हुआ, अभी अभी मैम मैं आया है क्या? हाथ तो हमें फैल रहा है मैम, अभी हाथ पे भी है, पैर भी है, मुंह पर भी आ गया, होठ पर भी है मैम। ठीक है, हाथ पर है, पैर पर है। हाँ बेसिकली मैम। क्या होता है ना, अगर इस तरह की कंडीशन इंड्यूस होती है, एक तो इसका रीजन होता है कोई ना कोई। अगर हाँ मैं मैम। बात करूं हमारी संहिताओं के बारे में, तो उसमें एक ना संस्कार विरुद्ध जब हम चीजों को खाते हैं, जैसे जो चीज किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ नहीं खानी होती है, जैसे दूध हाँ के हाँ साथ मैम। नमकीन कुछ नहीं खाना होता, अगर आप नॉनवेज ले रहे हो उसके साथ दूध नहीं लेना होता, है ना। जैसे शहद और घी साथ में नहीं लेते। इस तरह की कंडीशन, अगर इस तरह की चीजें हम जो है, जो एक दूसरे के जो गुण है उनसे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है, उस दिक्कत की वजह से धीरे धीरे ये कंडीशन इंड्यूस होना शुरू हो जाती है कई बार। दूसरे हाँ रीजन उसमें जेनेटिक भी रह सकते हैं। तो देखो, एक तो ये देखना पड़ेगा कितने बड़े चकत्ते हैं, है ना, कितना बड़ा डिस्कलरेशन जो है हाँ वो मैम। शुरू। और साथ ही में इसको देखने के बाद उसके साथ ट्रीटमेंट को शुरू कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी ये एकदम से चले जाते हैं, धीरे धीरे असर आने लगता है। हाँ मैम। पहले जहाँ सफेद पैच आया होता है, वो धीरे धीरे उसकी डिस्कलरेशन होनी शुरू होती है, धीरे धीरे वो नॉर्मल आना शुरू होता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, धीरे धीरे इसमें असर आता है। पर अच्छा। इसमें पंचकर्मा करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड हम्म। प्योरिफिकेशन होना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा ना, दवाइयों से कुछ हद तक आराम आना शुरू होता है, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होता। तो हाँ इस मैम। पंचकर्मा करवाना जरूरी है, और साथ में दवाइयों के साथ शुरू करना जरूरी है। और फिर धीरे धीरे आराम आता है। हाँ 6 से 7 महीने लगते हैं इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखने में। और वो सारी चीजें जो करवाते हैं वो सिखाकर धीरे धीरे आपको फॉलो करते रहना पड़ता है, क्योंकि स्किन कंडीशन होती है, इनको जाने में समय लगता है। और मैं बात करूं कि अगर हम इसकी बात करें हम्म।
इसको एलोपैथी में कैसे ट्रीट, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो कुछ ज्यादा चीजें आपको गाइड नहीं करते, कुछ ऑइंटमेंट देते हैं, अगर ठीक होता है तो बेटर है, अदरवाइज वो वैसा ही रहता है। वो कहते हैं या तो ये पूरी तरीके से निकल हाँ जाएगी, या तो ये पूरे तरीके से निकल जाएगी, या तो बेटर हो जाएगी। सही बात है ठीक। मैम। कहाँ से और बात कर मैम रहे हो मेरी आप? मैं बड़ौदा से बात कर रहा हूँ मैम। ठीक है, और मेरे चाचा को भी मैम ऐसा है। तो फिर ये आपका जेनेटिक है, मतलब फिर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये हो रहा हाँ, लेकिन है मेरे ना? भाई को यार मेरे पापा को मम्मा को कुछ कुछ उसको सब कुछ को नहीं है मैम, कुछ नहीं, ऐसा लेकिन कुछ नहीं चाचा होता। को है। कई बार हाँ ये कंडीशन जो है वो अलग अलग, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर मम्मी पापा को नहीं है तो बच्चे को नहीं होगा। अगर किसी में हाँ रहा है, ऑफस्प्रिंग में रहा है, तो देयर आर चांसेस, कई बार हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ शुरू करेंगे ताकि इसको यहाँ से बेटरमेंट किया जा सके। वडोदरा में हमारा हॉस्पिटल है, एक बार वडोदरा हॉस्पिटल में दिखाने हम्म। आओ, ताकि हम वहां पर ओके चेक कर मैम। सकें और फिर क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपके लिए शुरू हो सकता है उसके साथ शुरू किया जाए। ओके मैम। ठीक है, तो वडोदरा में हमारा हॉस्पिटल है, एक बार ओके विजिट कर लो। ओके मैम। ओके। ठीक है हिरेन जी। नेक्स्ट पेशेंट राधिका। राधिका के बाद क्या नाम है ये? अर्नब। अर्नब जी अपना माइक अच्छा, आपके अनम्यूट। पास ये मैकेनिकल का लिस्ट है ना? जी राधिका जी, रोड क्वेश्चन पूछें। अर्नब जी, जी हाँ, अर्नब पूछें। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते मैम, मैं रीना घोष हूँ, मतलब मेरे लड़के का नाम से है। बस हम्म मेरा लड़की है अभी, एक 15 साल प्लस है, उसको हम्म पीसीओडी है मैम। तो ठीक। मैंने होम्योपैथी एलोपैथी सब कर लिया, फिर जाके मैंने मूव किया आयुर्वेदिक की तरफ। तो जी जो अभी मैंने हिम्स के मतलब जीना सीखो हिम्स से कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, तो वहां से मुझे कॉल आया और मुझे वापस बोला, पेशेंट के बारे में सब कुछ जाना और बोला कि अब दवाई ले लो। मैंने बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर से मिलवाना है, फिर उसके बाद दवाई लेंगे। बोला नहीं, आप दवाई ले लो, बाद में डॉक्टर से मिलवा देंगे। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया पर किसी ने डॉक्टर से बात नहीं करवाया, फिर उन्होंने दवाई भेज दिया। फिर दवाई आने के बाद जब हमने बोला कि डॉक्टर से बात करवा दो, तब भी उन्होंने बात नहीं करवाया। फिर हमने जबरदस्ती किया, तो डॉक्टर प्राची वर्मा नाम के किसी डॉक्टर से हमें उन्होंने हम्म एडवाइस दिया। उन्होंने फिर उनसे हमने बात की और मैम बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मेरी बेटी का सारे प्रॉब्लम समझा और उनको बताया कि ये जो दवाई उन्होंने पहले से भेज दिया था, जो दवाई हम्म उन्होंने भेज दिया वो सारे गलत है। और वो हम्म एक्सेप्ट ही करना नहीं चाह रहे हैं कि नहीं, आप हम बता देंगे, अब डॉक्टर दिखाने की क्या जरूरत है। बहुत झंझट हुआ मैम। उसके बाद मैं आज वेबिनार ज्वाइन किया। अभी तो प्राची वर्मा के मैम की दवाई चल रही है मेरी, ठीक है। ठीक। तो बच्चा का 10-12 दिन हो गया दवाई चल रही है, और 3 महीने से उसका पीरियड्स ब्लॉक है, अभी तक हुआ नहीं है। तो उन्होंने कुछ ग्रीन जूसेस भी रिकमेंड किया था, और उसके बाद भी अभी तक उसका पीरियड नहीं चालू हुआ है। तो क्या करें मैम, अभी की ये दवाई खत्म होने के बाद वापस दवाई लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था 1 महीने में ठीक हो जाएगा। अभी तो 10-12 दिन हुए दवाई लेके, इस दवाई को 1 महीने तक कंटिन्यू करो और फिर देखते हैं कब हम्म, ऑनसेट होते हैं पीरियड्स। अगर एक हम्म, दवाई के बाद आ जाते हैं तो जो चीजें उन्होंने बताई हैं उन्हीं को फॉलो करके जो है साइकिल रेगुलर हो जाएगा। लेकिन नहीं हम्म, आता है तो एक बार देखना पड़ेगा दोबारा कि क्या दिक्कत है, ओके बच्चे के पीरियड्स दोबारा नहीं आ रहे हैं। और अगर अकेली दवा, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम। मैं राजस्थान के जयपुर से बात कर रही हूँ मैम। तो अगर ऐसा है तो जयपुर में तो हमारा हॉस्पिटल है, आप वहां क्यों नहीं गए जब आप इतना परेशान हुए? मैम बता रही हूँ मैम, पहले मैं ब्यावर में थी, अब बच्चों को पढ़ाई के लिए जयपुर रिसेंटली 15 दिन हुआ है आई हूँ मैं इधर, ठीक कोई है। बात नहीं, 1 महीने की दवाई अपनी पूरी करो, अगर उससे पीरियड्स हाँ ठीक है नहीं आते हैं तो एक बार हॉस्पिटल आकर मिल लो ना। फिर अगर हाँ दवाई मैम, वही करेंगे हमने सोचा है, पर बहुत मतलब आपके सिस्टम ने इतना घुमाया हम लोगों को, अभी भी फोन करके परेशान कर रहे हैं कि आपने जो दवाई लिया कैसे लिया, वापस दवाई क्या करना है, ऐसे रोज फोन करते हैं मैम। बहुत हम्म ज्यादा परेशान करते हैं फोन करके। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आप लोगों को भी, है ना। फिर चेक और कर कि क्या हाँ प्रॉब्लम, क्यों हाँ। इतना कितनी बार कॉल्स आपको आ रही हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि देखो हम्म लेनी है ना। ये मेरा सबसे हम्म जेन्युइन सा कंसर्न है, जब भी दवाई लेते हो या जब भी दवाई हम्म। मांगते हो तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए दवाई मत लो, है ना। अरे हमने इतना रिक्वेस्ट किया उनसे, पर उन्होंने बोला कि अब ले लो, अब ले लो, अब ले लो, अब ले लो। फिर डॉक्टर ने भी हमें बहुत डांटा कि आप हाँ कैसे दवाई ले सकते हो ऐसे। बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप हम्म दवाई लेते
करते हो ना, तो पहले कंसल्ट करना जरूरी है। फिर जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वो लेके फायदा है ना, फिर उससे असर नहीं होता या कोई दिक्कत परेशानी होती है, आपके पास कोई है जिसको आप पूछ सकते हो कि क्या होना चाहिए, क्या फर्दर ट्रीटमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दवाई कम ज्यादा तो नहीं करनी है। तो ऐसे कभी बिना प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयां नहीं लेनी। अभी 1 महीने की दवाई पूरा करो, थोड़ा समय लगता है दवाइयों में असर आने में, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ हम शुरू करते हैं और अकेली दवाइयां भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, है ना। तो धीरे धीरे असर आएगा, धीरे धीरे आप इसके साथ शुरू करो। महीने की दवाई पूरी हो जाती है, उसमें क्या दिक्कत रह जाती है, क्या दिक्कत कितना शुरू होती है इम्प्रूवमेंट, उस हिसाब से एक बार अस्पताल में आकर दिखाओ, ताकि हाँ मैम। दवाइयों से असर नहीं आ रहा तो फिर कुछ और चीजें अगर करना जरूरी है बच्चे के लिए तो उनके साथ भी शुरू करेंगे। हाँ मैम, एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने कहा था और सब कर रहे हैं मैम। नमस्कार बच्चे को जरूर कराओ। हाँ मैम, लेकिन उसके बाद में मैं पूछ रही थी कि जैसे 3 महीने से नहीं आया है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत तो है ना, हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट नहीं उसकी बॉडी में कर रहे, जिसकी वजह से हाँ, पीरियड मतलब लेट हो रहा है तो क्या कुछ और करना है हमें, यही पूछ रही थी मैं। अभी तो दवाइयां जब चल रही हैं, अभी तो उन दवाइयों के साथ कंटिन्यू करो, सूर्य नमस्कार बच्ची को जरूर कराओ, फास्ट फूड अवॉइड करो, बाहर का खाना ओके, पैकेट हाँ नहीं वो तो देना। मैम जब से पकड़ा गया है मतलब पीसीओडी तब से कर रहे हैं। हम्म और मैम ये पूछ रही थी, जयपुर वाला हॉस्पिटल के एड्रेस मिल सकती है क्या? क्योंकि यहाँ पर तो 2-3 ब्रांचेस है आपके, किस में जाए, पास कौन सा पड़ेगा? इस हिसाब से हम रहते हैं मानसरोवर के पास, वो ये रिद्धि सिद्धि के पास रहते हैं, गोपालपुरा बाईपास। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे मैसेज ड्रॉप करो, लोकेशन मांग लो और उस अकॉर्डिंगली आपको लोकेशन जो है हॉस्पिटल की दे दी जाएगी। ओके मैम, होल्ड प्लीज। मैंने चैट में करवा दिया है और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, डबल ओके सेवन ओके 371037। ओके मैम, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ मैम, थैंक यू। यहाँ से आप एड्रेस ले लो जयपुर हॉस्पिटल का और एक बार दिखाओ। ओके मैम, ठीक है, थैंक ठीक, यू मैम। वेलकम जी। ठीक है, आरती शर्मा, आरती शर्मा अपना माइक गुड दे। आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। मैम मुझे थोड़े टाइम पहले ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, लाइक बहुत ज़्यादा वीकनेस थी बॉडी में, और लास्ट मंथ मेरे पीरियड्स 10 डेज लेट थे, और मुझे ऐसे ब्रेन फॉग जैसा हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे सारे टेस्ट वगैरह करवाने के लिए कहा था, जिसमें मेरा विटामिन डी बहुत ज़्यादा लो था, एनीमिया भी था, आयरन सैचुरेशन बहुत लो हो गया था, एंड टीएसएच मेरा 8 पॉइंट समथिंग था, 8.33। तो डॉक्टर ने मुझे थायरोनॉर्म 25 mcg फॉर 10 डेज के लिए बोला था, एंड एंटी टीपीओ टेस्ट करवाने के लिए कहा था। एंड जब मैंने एंटी टीपीओ टेस्ट करवाया तो वो भी एंटीबॉडीज उसमें भी थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं, इट्स 10.33। तो मैंने दोबारा डॉक्टर को कंसल्ट करा था, तो उन्होंने बोला है कि आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। उसके अलावा उन्होंने मुझे डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस बताए, लाइक वीट कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो एलोपैथी में तो मैम यही बोलते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, बट एग्जैक्ट मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ प्रॉपर ठीक हो सकती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो एग्जैक्टली ठीक हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो जो सिम्टम्स आए वो उस वजह से आए, आपका जो डाइट था वो इम्प्रॉपर था, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिला, आपका आयरन जी लेवल लो हो गया, आपका विटामिन डी कम हो गया, है ना, थोड़ी वीकनेस बॉडी में इसी वजह से आ रही है। जब भी डेफिशिएंसी में एक फीमेल की बॉडी जाती है, सबसे पहले हमारा जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वही डिस्टर्ब्ड होता है। और जी जी हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो थायराइड इज ऑल्सो हार्मोन, तो उसकी एक्सेसिव जो है वो बॉडी में बन रहा है, या वो उसकी जो जो बन रहा है वो या तो बहुत ज्यादा बन रहा है या बहुत कम बन रहा है। दो ही होता है, जी हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। उन दोनों ही सिनेरियोज में हमें एलोपैथिक मैनेजमेंट में हमारे पास सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जी बाहर से जो है वो हार्मोन देना शुरू करते हैं। जैसे 25 mg की गोली से अभी शुरू करवाया, कुछ टाइम तक जब तक इससे मैनेज रहेगा देन फाइन। जब इससे असर नहीं आने लगता तो धीरे धीरे एमजी बढ़ाते जाते हैं, 25 से 50, 75, 100, है ना, धीरे जी धीरे एक्चुअली मेरी मदर को भी ये इशू है, तो मैंने उनको देखा है, एंड मैं चाहती हूँ कि मुझे भी इतने लंबे टाइम तक या लाइफ लॉन्ग ये आपकी मेडिसिन उम्र खानी। कितनी है? मैम मेरी एज 35 है। 35 ईयर्स है। कहाँ जी से मैम। बात कर रहे हो? मैम मैं चंडीगढ़ के पास से बात कर रही हूँ, खरड़ से। ठीक है, अगर अब इतने पास हो तो एक बार हॉस्पिटल आओ ना, क्योंकि देखो जब भी हार्मोन रेगुलेशन, इरेगुलर हार्मोन्स होते हैं ना, तो उनको सही करने का सबसे अच्छी तरीका है जब आप अपनी पंचकर्मा से शुरू कराते हो।
डिटॉक्सिफिकेशन से शुरू कराते हो क्योंकि अब्जॉर्प्शन बॉडी की अच्छी नहीं है। जब तक बॉडी की जी अब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, शरीर में जो चीजें खा रहे हो वो अच्छे से लग और सॉरी पच नहीं रही हैं, तब बट तक मेरे उसको बेटे की बस का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से सवाल पूछना चाहती हूँ। और जो नियर बाय है वहां से मैम मैं कंसल्ट कर लूंगी। मैंने अभी बात भी करी थी, उन्होंने मुझे 35 में आपका बताया है क्लिनिक, जी बिल्कुल। 35 सेक्टर चंडीगढ़ में। जी हम्म मैम, मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं मान लीजिए 1 मंथ बाद जाके कंसल्ट करती हूँ, तब तक मैं हम्म। जैसे थायरोनॉर्म ले रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ मेरी बैलेंस भी होने लगे वो भी उस मेडिसिन से खराब हो जाए, अगर मैं थोड़ा टाइम भी कंटिन्यू करती हूँ तो? देखो क्या होता है ना, थायरॉक्सिन एक मतलब वो एक सपोर्ट है। डेली जी आपकी बॉडी में 25 mcg का हार्मोन जो है इंजेक्ट किया जा रहा है, ताकि जो भी आपकी बॉडी में उसकी वजह से डिस्टरबेंस रह रही है वो ना हो। इससे होगा क्या कि बॉडी को अगर नीड है उस हार्मोन की ना, वो खुद से नहीं बनाएगी, क्योंकि बॉडी जी को आदत पड़ जाएगी बाहर से उसको लेने की। राइट। अब देने से नुकसान तो कोई नहीं है, बॉडी को बेटर करेगा, लेकिन जब हम उसके रिवर्सल पे काम करना शुरू करेंगे कि बॉडी खुद से उस हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाए, तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर उसको नहीं लोगे तो शरीर में दिक्कत ज्यादा होगी। तो जितना जल्दी हो सकता है ट्रीटमेंट के साथ शुरू करवाओ। अभी तो गोली को जी खाओ, धीरे धीरे फिर वो बंद, धीरे धीरे वो बंद होती है, एकदम से बंद भी नहीं होती। अगर शुरू ओके ओके मैम, क्योंकि धीरे मुझे धीरे सिर्फ 10 डेज ही हुए हैं मेडिसिन लेते हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। धीरे धीरे बंद करनी पड़ती है, वो एकदम से बंद नहीं करते, नहीं तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ओके मैम। ठीक है। ठीक है तो जितना जी। जल्दी हो सकता है ट्रीटमेंट के साथ शुरू करवा लो। 35 में आके दिखा लो, देरा बस्सी आके दिखा लो, जहां भी आपको फेसिबल है। जी मैम। मैम एक मेरी ये एक्चुअली जब भी हमारा हो गया अभी कि ऑनलाइन सोशल मीडिया की वजह से हम कुछ भी देखते हैं, जैसे आपकी संस्था या कोई और है, हम हम्म। सोशल मीडिया से पहले जाके देखते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मैम इसमें नेगेटिव रिव्यूज मुझे बहुत मिले, तो आने से पहले जहाँ बंदा पे थोड़ा सा पॉजिटिव सोचता है रिव्यूज कि होंगे ना, वहाँ नेगेटिव भी होंगे। अब अगर जी कोई पेशेंट ठीक हो जाता है ना, वो जी पेशेंट्स को नहीं भी बताएगा, वो जाके 2-4 लोगों को, 10 लोगों को बताएगा। लेकिन एक किसी पेशेंट का एक तो अगर रिव्यू गलत होगा, वो 10 को बताएगा, और जाकर वो पोस्ट भी जरूर करेगा। और इसमें पेशेंट रिव्यूज होने के अलावा, अब देखो अगर आप ऑनलाइन चीजों को स्क्रॉल करते हो ना, तो जरूरी नहीं है वो पेशेंट भी हो। जी 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 जी। देर आर फेक पेशेंट ऑल्सो। अब जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो वो भी एक दूसरे को पुल डाउन करने के लिए जो है इस तरीके के पोस्ट या इस तरीके के रिव्यूज पोस्ट करते हैं। तो सम ऑफ देम आर जेन्युइन पेशेंट एंड सम आर नॉट। क्योंकि अगर ऐसा ही रहता तो हमारे पास इतने सारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स है, इतने सारे पेशेंट की जो है रिव्यूज हैं। एक थायराइड पेशेंट का मेरे पास एक रिव्यू भी है, वो भी मैं इस वेबिनार में आपको दिखाऊंगी, आप एक बार देखना। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है, वेरी करता है, टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकता है। किसी पेशेंट में बहुत जल्दी आराम आ जाता है और किसी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जी असर मैम। आता है ना। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट सोनिया जी। हेलो, गुड गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सोनिया जी, बताएं। मैम मेरे को ना एडोमायोमा है, और हम्म प्लस मैम बल्की यूट्रस भी है, राइट ओवरी में सिस्ट भी है, जो हम्म ब्लड भी बता रहे हैं, हम्म। हेमोजेरी। ठीक है। और साथ में क्या मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है मैम। हम्म। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो और इनफर्टिलिटी तो इसकी वजह से हो ही जाएगी। जब तक हम जी, इसको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक और इनफर्टिलिटी पे काम एक करना थोड़ा ये मुश्किल हो। जिसकी वजह से बीच बीच में ब्लीडिंग होती रहती है। हम्म दूसरा क्या है, मतलब एक बार मैंने पहले भी कांटेक्ट किया था आपसे, तो आगरा से बोल रही हूँ मैं मैम। तो आगरा में बताया था हॉस्पिटल में जाके वहां कांटेक्ट करिए, तो हम यहाँ पर गए थे, हमसे बोला था कि वहां हम बड़ी मैम से पता करके बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कौन से हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं? हिम्स हिम्स के जीवन यही जीना सीखो वाले। कहाँ का हॉस्पिटल, कहाँ गए थे आप? आगरा, आगरा यूपी। आगरा यूपी में गए थे? देखो, जी जब भी मैं ट्रीटमेंट की बात करती हूँ ना, मैं बेसिकली चाहती हूँ कि आप बड़े हॉस्पिटल्स में आए, क्लिनिक्स में ना जाकर हॉस्पिटल्स में आए। जिसमें यूपी में ही हमारा मेरठ में है, लखनऊ में है। यहाँ पर आकर अब बड़ी मैम, बड़ी सर जो भी होंगे वो बड़े हॉस्पिटल्स में ही बैठे होंगे, तो डायरेक्ट अच्छा है ना, वहीं पर जाकर विजिट कर लो। या तो वीओपीडी करवा लो, ताकि सीनियर डॉक्टर से आपकी एक बार कंसल्टेशन हो जाए, और जहां आपका बेटर इलाज हो सकता है वहां आपको भेजा जाए। क्योंकि ये जो सारी कंडीशंस है ना, ये अकेली दवाइयों से सही होने वाली नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें साथ में चलेंगी। दवाइयां तो चलेंगी चलेंगी, साथ में एक बार जो है इनका जो रूट कॉज है उस पर काम करना बहुत जरूरी है।
इन तो इन सारी मैम चीजों से ये पता चल रहा है आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, खाने पीने में भी दिक्कत गड़बड़ी जो है रहती है, और बॉडी का एक्चुअली अब्जॉर्प्शन भी अच्छा नहीं है। अगर अच्छा खा रहे हो तो शरीर में वो लग नहीं रहा है अच्छे से। एक्चुअली मैम मेरी शादी को 17 साल हो गई। हम्म। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम शुरू से है, 3 बार आईवीएफ भी करा चुकी हूँ। हम्म। तो ये सब अभी जो बता रहे हैं डॉक्टर, पहले नहीं थी फाइब्राइड वगैरह, अभी हुई है, तो बोले ये सब दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि देखो अगर मैं आईवीएफ ट्रीटमेंट की बात करूं या इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी की बात करूं, तो उसमें भी हम हॉर्मोन्स का जो है वो ही यूज करते हैं। इंड्यूस्ड हार्मोन बाहर से जो है वो बॉडी में डालते हैं ताकि प्रेगनेंसी को जो है सूदन आउट किया जा सके। लेकिन जब तक हम इंटरनली बॉडी को अच्छा करने पे वर्क नहीं करेंगे, आउटर जो हमारे ट्रीटमेंट है वो भी हेल्पफुल उतने नहीं रह पाते। क्योंकि मैम ये ठीक हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि एलोपैथिक वाले तो रिमूव करने के लिए कह रहे हैं, यूट्रस रिमूव करा दीजिए। देखो एक बार आपकी रिपोर्ट्स चेक करनी पड़ेंगी, एक बार देखना पड़ेगा कितना कंसर्न, कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है, और अभी क्या मतलब आपका एएमएच वगैरह के लेवल करवा के देखना पड़ेगा कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसके साथ शुरू किया जा सके, कोशिश की जा सके, ताकि इसको जो है यूट्रस को रिमूव करने से बचा जा सके। या यूट्रस को रिमूव करने की नौबत आए भी तो वो आफ्टर कंसीविंग आए, है ना। तो एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर करो, मैं आपको गर्भ संस्कार की टीम से एक बार कनेक्ट करवा देती हूँ। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में एक बार डाल दो, ताकि मैं आपको एक बार वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू गर्भ संस्कार की टीम से कनेक्ट कराऊं, और फिर वो आपकी रिपोर्ट्स को चेक करके क्या पॉसिबल आउटकम है, कितना ट्रीटमेंट। देखो जहाँ अगर तो नेसेसिटी बन जाती है जहां पर सर्जरी करवाना, तो वो करवाना हमारे लिए भी मजबूरी हो जाती है। जब इतनी वर्स कंडीशन हो ही गई हो तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, पर जहां पॉसिबिलिटी होती है, हाँ डेफिनेटली उसके साथ आपको गाइड किया जाता है। एक्चुअली मेरा एज भी मेरी 40 हो गई है अभी। हम्म। आप एक बार रिपोर्ट शेयर करो, देखनी पड़ेंगी रिपोर्ट्स एक बार आपकी पहले ना, हार्मोन के क्या लेवल है, एएमएच कितना है, और अगर ये सिस्ट आप बता रहे हो, बल्कि यूट्रस बता रहे हो, है ना, तो वो देखना पड़ेगा क्या साइज है, कितना एरिया को कवर कर लिया, वो एक बार देखना पड़ेगा। और अगर कोई रीसेंट टेस्ट करवाने जरूरी रह जाते हैं तो वो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है। मैम रिपोर्ट कहाँ पर शेयर करनी है? आप सबसे पहले अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो, मैं आपकी डाल कंसल्टेशन दिया, कराऊंगी चैट डॉक्टर। बॉक्स में डाल दिया नंबर। आपको कॉल आ जाएगी कंसल्टेशन के लिए, वो आपकी कंसल्टेशन बुक करवाएंगे, और फिर डॉक्टर आपको जो है वो मैसेज करेंगे खुद से, वहां पर आपने ओके। रिपोर्ट शेयर करनी है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। ओके जी, वेलकम। थैंक कौन है वैष्णवी? हेलो। जी राधिका जी बताएं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम मेरा अभी ऑलरेडी ना हिम्स से इनफर्टिलिटी का चल रहा है अभी ट्रीटमेंट, 2 महीने हो गए हैं। तो एक्चुअली ना मुझे भी सेम इशू आ रहा है कि अब मतलब 2 मंथ हो गए, तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके अगर मेडिसिन में कुछ अप डाउन करना है तो वो कर लेते हैं। और मतलब अभी जो मेरा कंडीशन है उसमें डॉक्टर को एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो मेडिसिन अगर कुछ चेंज करना है तो करे। बट मैं भी ना मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1.5 हफ्ते से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बट पता नहीं प्रोसेस क्या है, कॉल करते हैं फिर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं हो पाता है, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हो ही नहीं पाता है। कई बार अह, इश्यूज अवेलेबिलिटी की हाँ, वजह से भी जिस डॉक्टर से कंसल्ट हो रहा था, आई थिंक डॉक्टर इंदु मैम से हो रहा था, फिर वो सब अवेलेबल नहीं है। तो पता नहीं क्यों वो कंसल्ट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा उसकी कहाँ से वजह बात से। कर रहे हो आप? सॉरी। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं तो वाराणसी से बात कर रही हूँ मैम। अगर ऑनलाइन कंसल्ट नहीं हो पा रहा तो आप हॉस्पिटल भी तो जा सकते हो। राइट, जा सकती हूँ मैम, बट एक्चुअली मेडिसिन चल रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा अभी इस बार के मेडिसिन मैं मंगा लूँ, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं हॉस्पिटल चले आप जाऊंगी। ऐसा करो, फिर चैट बॉक्स में अपना नंबर डालो, मैं एक बार चेक करवाती हूँ क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा, और मैं आपकी कंसल्टेशन अरेंज करवाती हूँ, ठीक है। ओके मैम, आपसे मुझे भी था कि जैसे कि ऑलरेडी मेरा एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस है, और थायराइड भी बढ़ा हुआ है। तो हम्म। और मेरी जो बॉडी कंडीशन है अभी, मेरा वेट लॉस बहुत ज्यादा है, मतलब वेट गेन बहुत ज्यादा है, हम्म। और मेरा मेटाबॉलिज्म भी बहुत कम है। हम्म। तो अगर मैं लूज करना चाहती भी हूँ, कुछ भी करती हूँ, या फिर डाइट में या कुछ भी करके, तो भी मेरा वेट लाइक उतना ही रहता है, मैं कुछ खाऊं ना खाऊं मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है।
डेफिनेटली देखो, जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो सबसे पहले हमारा वेट या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना। तो जब भी हम इसकी मैनेजमेंट के साथ शुरू करते हैं तो दवाइयाँ किसी हद तक इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ जरूरी है बॉडी को डिटॉक्स करवाना, क्योंकि जब तक बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, हमारी जो अब्जॉर्प्शन है शरीर की अच्छी नहीं होगी चीज़ों को पचाने की, न्यूट्रिशन को लेने की, तब तक हार्मोन रेगुलेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो दवाइयों के साथ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। ओके। ठीक है, ताकि दवाइयों के साथ साथ मैं कुछ थेरेपीज, बस्ती जैसे मैंने पहले बताया, बस्ती हम देते हैं जिसमें हम जो है उत्तर बस्ती प्लान करते हैं, ताकि जो भी तो नियरेस्ट है दवाई को इंट्रोड्यूस करने का, वहां से मेडिकेटेड जो ऑयल है या दवाई है उसको इंड्यूस किया जाए और उसमें जो असर है उसको लाया जा सके। आपको जूसेस रिकमेंड किए जाते हैं, डाइट रिकमेंड की जाती है, आपकी यस योगा मैम। योगा की प्रॉपर एक रूटीन बनता है, वो फॉलो करना होता है। मेरे अच्छा, ये जो जूसेस रिकमेंड किए जाते हैं मैम, वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मैं अगर जैसे कि मैंने अभी ग्रीन जूस 2 हफ्ते में 2 बार पिए मैंने, वो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। मतलब उसके बाद मुझे थोड़ा अजीब सा फील, सॉरी, दो 2 बार मैंने सिर्फ पिया, मुझे अच्छे से वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है उसके बाद। जब और भी ग्रीन जूस ना, ये जो पालक मेथी बथुआ चौलाई वाला ग्रीन हाँ। जूस बताते हैं आचार्य जी, तो उसके साथ कुछ नहीं लेना होता, उस दिन सिर्फ जूस ही शुरू होता है। अगर खाना राइट खाने राइट के राइट बाद या उसको लेने के बाद खाना खा रहे हो तो वो चीजें रिकमेंडेबल नहीं रहती। तीन राइट। 2 या 3 दिन आपको वो करना रहता है, और जब आप वो लेते हो दिन में 2 बार भी ले सकते हो, 3 बार भी ले सकते हो, पर उस दिन आपने और कुछ नहीं खाना। अगर भूख लगती ही है तो स्प्राउट्स होता है ना, वो मूंग दाल के जो स्प्राउट्स आते हैं, जो जिसमें जो है वो लुंगे आ जाती हैं, उसकी एक कटोरी या कोकोनट का एक टुकड़ा वो ले सकते हो। ये 2 से 3 दिन के लिए करना होता है। अगर इससे असर आ जाता है तो फिर इसी से जो है बेटरमेंट आ जाती है। लेकिन हाँ, ग्रीन जूस भी ले रहे हैं और चीजें भी दिन में चल रही हैं, खाना भी खा रहे हो, तो उसमें उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। ओके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो करवा कर देखना बहुत जरूरी है। अगर खुद से कर पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो अस्पताल आओ ना, हम करके देखते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है, उसमें कुछ चीजें बदलनी रहती हैं आपके अकॉर्डिंगली, तो उसको बदला जाएगा। राइट। बेसिकली मैम इशू ये होता है कि मैं वर्किंग हूँ, मतलब 9 to 6 7 8 तक कि वर्किंग अपने रहता लिए है। समय निकालना पड़ेगा इससे पहले कि राइट। कंडीशन वहां तक आ जाए कि वो ट्रीटेबल ही ना हो। ये कोई एक्सक्यूज राइट। नहीं है ना। जब हेल्थ हमारी नहीं। प्राइमरी चीज हो जाती है, जब हेल्थ ही सही नहीं होगी तो क्या करोगे नौकरी करके। राइट मैम, बट वही है सब कि ब्रेक लो, स्ट्रेस को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा वो सा काम का ब्रेक। प्रेशर, नहीं, मैं समझ रही हूँ, और थोड़ा सा ब्रेक। सिटिंग सिटिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और मैम इंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो होता है ना कि मतलब, तो हम्म आप मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं वॉक भी कर लेती हूँ तो फिर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हम्म तो ये तकलीफ होती है, तो मैं एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं कर पाती हूँ। और हम्म। वेट गेन तो कंटिन्यू बेसिस पे, मतलब मुझे लगता है कि मुझे हवा भी इतना लग जाता है घी की तरह। नहीं नहीं, देखो डेफिनेटली ये सारी चीजें तो रहती हैं, लेकिन देखो जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, तो थोड़े थोड़ी चेंजेस हमें करने होते हैं। बहुत ही रिगरसली जब भी किसी चीज को करने की कोशिश करो ना, वो नहीं होता। और वेट लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा बॉडी को रिग्रेसली ट्रेन करना या स्टार्व करवाना, भूखे रखना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि जो भी खा रहे हो वो शरीर में पचे, लगे, और जो नहीं चाहिए शरीर को उसको बाहर निकाला जा सके, एक्सपेल आउट किया जा सके। जब वो एक्सपेल आउट नहीं होता, स्टोर होता रहता है बॉडी में स्टारवेशन की वजह से, तो वो भी दिक्कत करता है। जब भी हम भूखे रहते हैं ना, तो हमारा फैट यूज होना बहुत एंड में शुरू होता है। सबसे पहले हमारी मसल वेस्ट होनी शुरू होती है। सबसे पहले मसल्स जो हैं वो वेस्ट होनी शुरू होती है, उसकी वजह से दिक्कत आने लगती है। मसल वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ फैट बॉडी में बचेगा, जिसकी वजह से ना तो आप कुछ कर पाओगे, करोगे तो बहुत ज्यादा जल्दी थक जाओगे, दर्दें निकलने लग जाएंगी, क्योंकि मसल तो बॉडी में है ही नहीं। मसल मास नहीं बचता, सिर्फ फैट बचता है। और फैट अगर स्टारवेशन में, हम्म। सबसे एंड में फैट यूज होता है जब हम भूखे रहते हैं। सबसे पहले तो आई साइट का वीक होना, बाल गिरने, है ना, और लेथार्जिक होना, ये सारी चीजें शुरू होती हैं। तो एक वेट लॉस करने राइट राइट, बात तो से बहुत ज्यादा, मतलब हेयर लॉस तो इतना हुआ मेरा कि मतलब हम्म। बहुत लॉस हुआ मेरा। सो मैम, मेटाबॉलिज्म हेलो, बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या कर रहे हो?
मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, जैसे बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा। पंचकर्मा Sorry? करना जरूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन प्लान करनी बॉडी के लिए जरूरी है ताकि मेटाबॉलिज्म को एक फ्रेश स्टार्ट दिया जा सके। ओके। अच्छा, फिर अगर मुझे दोनों इनफर्टिलिटी का ही जो ट्रीटमेंट कराना है, अगर उसके लिए मुझे लाइक हॉस्पिटल में जाना है, तो मुझे मेरे लिए कौन सा प्रेफरेबल हॉस्पिटल होगा, देखो अगर तो जहाँ आप पे डॉक्टर गीतिका या किसी जैसे अच्छे कंसल्टेंट से मेरा पंचकुला, राइट? पंचकुला के ओके। सेंटर आ सकते हो। अगर आप डॉक्टर गीतिका से कंसल्ट करना चाहते हो तो वो पंचकुला हॉस्पिटल में आपको अवेलेबल मिलेंगे, और वेडनेसडे वाले दिन उनकी ओपीडी होती है पंचकुला में। तो अगर आप वहां पर हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो इन दौरान आप उनसे मिल सकते हो, उनकी गाइडेंस के अंडर आपकी ट्रीटमेंट चल जाएगी। तो अगर उनसे मिलना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप पंचकुला आ जाओ। ओके। ठीक है, हेलो। प्लान कर। हाँ, ठीक है, प्लान कर ही रहे हो तो फिर आप पंचकुला आने का प्लान करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। हेलो। हेलो। कौन? हेलो। जी जिगू जी बताएं। हाँ मैडम, मेरा है ना 3 साल का लड़का है मैडम। तो हम्म। उसको है ना हड्डी का जैसे कैंसर के लिए मैंने है ना अभी सोमवार को आचार्य मनीष जी का वेबिनार था, उसमें मैं ज्वाइनिंग हुई थी। तो डॉक्टर के साथ मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप चैट बॉक्स में नंबर वो सब कुछ प्रॉब्लम भेज दीजिए, हमारी टीम आपको व्हाट्सअप करेगी, फोन करेगी ऐसा। तो हम्म। मैडम आज 2-3 दिन हो गया और मेरा पेशेंट है ना थोड़ा सीरियस है, छोटा बच्चा है। तो क्या हम्म। है, के लिए मैं कितने दिन से उन लोगों को कॉल्स कर कहाँ रही से बात हूँ। कर रहे मैं सूरत गुजरात से मैडम बात कर रही हूँ। हो? तो सूरत में हमारा हॉस्पिटल है, एक बार वहां मिल लो, अगर वीडियो कंसल्टेशन हाँ, में टाइम लग लेकिन मैडम मैं वहां पे जाके आई हूँ, जैसे मेरी वहां पे डॉक्टर के साथ बात भी हो गई है। तो रहा है। उन्होंने मेरे को बोला था कि आप एक बार टीम से कंसल्टेशन करके उधर आप वेबिनार में ज्वाइनिंग होके हम्म। उसके बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करो, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, हम्म। अभी 3 साल का है। तो फिर आचार्य मनी जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने सर ने बोला था कि कोई बात नहीं, बोलते कि आपको इधर आने की जरूरत नहीं है, आप खाली अपना नंबर और वो सब कुछ भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज दीजिएगा, हम लोग इधर से आप एक बार अपना जैसे। नंबर दोबारा दो, मैं एक बार चेक करवाती हूँ कि आपकी कंसल्टेशन क्यों नहीं हुई। पेशेंट का और नाम क्या है, मैं चेक करवा लूँ। आयंस कमलेश वाघ। ठीक है। हाँ, और मैडम बच्चा है ना थोड़ा बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना जल्दी करवाएं। ठीक है, आप एक बार अपना नंबर डाल दो हाँ। जिससे आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ कि अभी तक अच्छा। आपने। और मम्मी मैडम मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। जैसे मेरे को अभी है ना 7-8 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। और हम्म। जैसे मेरा वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बाल भी मेरे बहुत ज्यादा उतर रहे हैं मैम, तो उसके लिए कोई सजेशन मिल सकता है मैम? डेफिनेटली, देखो पीसीओडी पीसीओएस जैसी ये जो भी कंडीशन है ना, ये हमारे हार्मोन्स जब अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाते उसी वजह से होता है। वेट कितना है आपका? मेरा अभी है ना 82 है मैडम वेट। वेट को मैनेज करना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा। वेट कम जी जी। करो, अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दो, डीआईपी डाइट चार्ट फॉलो करना शुरू करो। अच्छा ओके मैडम, जैसे आप कोई डाइट सजेस्ट करते हो क्या मैम? हाँ, आपको डाइट चार्ट सजेस्ट किया जाएगा, मैं एक बार चेक कराती हूँ। जब आप अपनी बेटे के लिए कंसल्टेशन लेंगे ना, अपने लिए भी हाँ कंसल्ट जी। कर लीजिएगा ताकि अच्छा आपको और एटलीस्ट मैडम डाइट चार्ट के साथ शुरू करवाया जाए। हाँ जी बताएं। जी, और आपके वहाँ पे जैसे पंचकर्म जो होता है ना, तो हम्म। मैडम जैसे मेरे मेरे लिए अगर करवाना हो तो हो जाएगा क्या? हाँ, आप अपने लिए करवा सकते हो, उसमें और वेट भी हेल्प होगी उसमें। और आपके हाँ। पीसीओडी में। अच्छा, और जिसमें उसका चार्ज जैसा कुछ बता सकते हैं मैम? आपकी कंसल्टेशन होगी ना, उसमें आपको ब्रीफ में सारी चीजें बताई जाएंगी, कौन से सेंटर आना है, कितने दिनों के लिए आना है, क्या खर्चा अच्छा। रहेगा। ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे भी भेज सकते हो, नंबर डाल दो, मैं एक बार चेक भी करवा लेती हूँ। ठीक है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है मैम, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से मैं बहुत ज्यादा परेशान होगी, तो मैं चेक बोला आज करवा लीजिए। वेबिनार में। हाँ मैडम प्लीज रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, चेक ओके। करवाती हूँ कि अभी तक आपको कॉल नहीं किया। आप चैट बॉक्स में एक बार नंबर डाल दो अपना, बच्चे जी के जी के जी साथ। जी मैम, थैंक यू। वेलकम जी। ठीक है जी, पीपीटी की तरफ चलते हैं दोबारा से। इसके बाद जो भी पेशेंट हैं जिनकी कोई क्वेश्चन रहेंगे वो अपने हैंड रेज कर दीजिएगा, दोबारा एक बार मैं क्वेश्चंस जो है वो सबके ले लूंगी। हम दोबारा पीपीटी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं और चीजों के बारे में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो रहती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट कर दीजिए।
अब कुछ होम रेमेडीज, जैसे सब कह रहे थे कि इन चीजों के लिए कुछ होम रेमेडीज हैं, डेफिनेटली आप इन होम रेमेडीज को ट्राई कर सकते हो, है ना, जिससे जो है आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनमें थोड़ा सा ईज आउट होगा, थोड़ा सा बेहतर होगा। ये बेहतरी के लिए है, बिल्कुल इलाज के लिए जो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। अजवाइन और अदरक की चाय बनाकर आप पी सकते हो। अदरक की चाय मतलब दूध वाली चाय नहीं, बिना दूध की जो चाय होती है। अजवाइन और अदरक डाल के चाय बनाओ। ये चाय जो है गैस के लिए, आपके दर्द जो रहता है पेट में उसमें राहत देती है ना। और इसमें कैस्टर ऑयल की मालिश कर सकते हो, है ना, पेट पर कर सकते हो, गर्दन पर कर सकते हो। गरम करना है कैस्टर ऑयल और उसकी पेट पर मसाज करनी है। ये भी आपकी जो दर्द है उसको जो है कम करने में हेल्प करता है। और रोज सुबह आप दालचीनी ले सकते हो शहद के साथ, है ना, शहद और दालचीनी को मिक्स करके गर्म पानी में मिलाकर ले लें, है ना। ये आप ले सकते हो, या आपसे आपको 1 या 2 दिन लेना है। उसके बाद देखना है अगर ज्यादा गर्म शरीर को लग रहा है, मुंह में छाले आने शुरू हो गए हैं या शरीर में गर्मी बढ़ गई है, तो इसको दालचीनी की क्वांटिटी को कम कर लेना है ना। इसके साथ शुरू कर सकते हो। और बाकी इलाज के लिए तो उसमें हम उत्तर बस्ती करते हैं, लेप करते हैं, नस्य किया जाता है, ताकि बेटरमेंट के साथ शुरू किया जा सके। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म, जैसे हमारे पास इतने सारे पेशेंट आए थे कि उनको पीसीओडी भी है, पीसीओएस भी है, साथ में थायराइड की कंडीशन भी जो है शुरू हो रही है। तो थायराइड जब है, जो थायराइड हार्मोन है, जब हमारी शरीर में जो अच्छे से बन नहीं पाता, तो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। इसकी वजह से थकान शरीर में रहना, वेट गेन हो जाना, या जो हमारी ठंड होती है, ठंड के लिए ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट हो जाता है, ड्राई स्किन रहने लग जाती है, मूड स्विंग होने लग जाते हैं, पेशेंट ज्यादा टेंशन में रहना शुरू हो जाता है। इस तरीके के कुछ सिम्टम है जो हाइपोथायराइडिज्म को डिनोट करते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुबह खाली पेट 1 चम्मच धनिया बीज को भिगोकर उसका पानी पी सकते हैं। रोज नारियल पानी पिएंगे, वो भी इसमें हेल्प करता है। सोया, कॉफी या जो हमारी तली हुई चीजें हैं वो आपने नहीं, खोया या कॉफी ये जो है वो नहीं खानी है, इसको अवॉइड करना है। और जितना भी फास्ट फूड होता है ना, या जिसमें जो है वो उसको अवॉइड करना है। और जिंक युक्त जितनी भी चीजें, कद्दू के बीज हो गए, बादाम है, इस तरह के नट्स जो है इनको शामिल करना है अपनी डाइट में, ताकि ये जो थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन है उसमें हेल्प कर सके। और आयुर्वेदा में हम शिरोधारा, नस्य और विरेचन, ये कुछ मेजर टेक्निक्स है जिनको यूज करते हैं इनके इलाज के लिए, जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट, दूसरा आता है हाइपरथायराइडिज्म। ये एक मेडिकल कंडीशन, थायराइड हार्मोन जो जरूरत से ज्यादा बनने लग जाता है। जब जरूरत से ज्यादा बनने जाता है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है और ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन होना, वेट कम होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, हाथ पैरों का कांपना, हाथों का कांपना, या शरीर में जो है वो थकान होना महसूस होना, है ना। तो ये सारी चीजें हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स को दिखाती हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, घर में जो कुछ होम रेमेडीज हैं वो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने जो योगा है, योगा या मेडिटेशन आप ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा बेटरमेंट के लिए, आपकी जो है हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए। एक चाय बनाकर पी सकते हो, विटेक्स की कैसलबेरी होती है उसकी, आप चाय ले सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेबल तब रहती है ऑन डॉक्टर एडवाइस, क्योंकि ये पेशेंट की तासीर देख के देखना जरूरी रहती है। और रात में आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो। हल्दी वाला दूध में जैसे कोकोनट मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, इसमें हल्दी डाल के पी सकते हो। दूध और चीनी ज्यादा नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को बढ़ाती हैं। और आयुर्वेदा में हम नस्य, शिरोधारा और बस्ती, ये हमारे कुछ पंचकर्मा टेक्निक्स हैं जो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब ये थायराइड के हमारे पेशेंट है, उनका एक रिव्यू है, इसको देखते हैं और जानते हैं कैसे कितना इनको आराम आया इनकी कंडीशन में। प्रियंका, मुझे तो जब से मैं दिल्ली से आई हूँ वहाँ पे मेरा 19 ईयर्स से मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले रही थी। सिंस मेरी प्रेगनेंसी के बाद में मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड हो गया था, एंड 19 ईयर्स से मैं 100 mg मेडिसिन ले रही थी। प्लस मुझे अभी हार्मोनल्स की भी प्रॉब्लम चल रही थी, मेनोपॉजल टाइम पे भी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ में। यहाँ आकर मुझे बहुत थेरेपीज मिली और बहुत अच्छा लगा, प्लस बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है सबके साथ में। डॉक्टर प्रियंका ने, डॉक्टर रचना मैम ने बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। आई फील बेटर, मुझे दिन ब दिन बहुत अच्छा लग रहा है।
और काफी चीजों के बारे में पता चला जो हम जाने अनजाने ले लिया करते थे, जैसे दूध वगैरह या क्या। तो हमें ये चीजों के बारे में पता चला कि कितनी ये सब चीजें मतलब हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। प्लस जो है हमारा जो भी मेडिसिन, हम आयरन फीवर में कैसे भी मेडिसिन ले लेते थे, कुछ भी कैसे भी एंटीबायोटिक्स ले लेते थे, तो उन सब से भी हमें कैसे बचना है उनके बारे में भी क्योर हमें बताया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब मैं वेट गेन से भी काफी टाइम से परेशान चल रही थी, वो उसमें भी मुझे लॉस देखने को मिला है। मतलब मेरे लिए तो 100% पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। हम शायद आयुर्वेदास को भूल गए थे अपनी लाइफ में, बट मुझे लगता है हमें इस चीजों को वापस लेकर के आना चाहिए। ये हमारे पेशेंट थे हार्मोनल डिसऑर्डर के साथ साथ थायराइड का इनको कंसर्न था, वेट गेन इनका रह रहा था पेशेंट का, है ना। तो इनमें हॉस्पिटल में आने के बाद इनमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई थी, इनका वजन भी कम हुआ था, इनकी थायराइड की जो दवाइयां हैं वो भी कम हुई थी, फ्रीक्वेंसी कम हुई थी। और धीरे धीरे हमने ये सारी चीजें, जब बॉडी खुद से इंप्रूवमेंट दिखाने लगती है ना, तो हम इनको बंद भी कर देते हैं। ठीक है। अब ये भी कुछ और कारण, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और उनके कारण हैं कि पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह का ट्यूमर हो जाने की वजह से या कुछ दवाइयों की वजह से जो हमारा प्रोलिक्टिनोमा है वो हमें जो है वो कॉज हो जाता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे जब अधिक मात्रा में जो है वो हार्मोन सिक्रीशन होने लगता है, तो हमारे जो मिल्क डक्ट्स हैं या मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है बिफोर द प्रेगनेंसी। तो इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन की एक्सेस सिक्रीशन होती है, जिसमें या तो वहां पर किसी तरह का ट्यूमर हो सकता है या किन्हीं दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। नेक्स्ट, इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं महिलाओं में? बेसिकली बिना प्रेगनेंसी के एक तो जो हमारी डक्ट्स हैं, मिल्क डक्ट्स हैं, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। इनफर्टिलिटी इसमें जो है वो मेजर कंसर्न बन जाता है। हेडेक्स जो है पेशेंट को मोर फ्रीक्वेंट लेने लगते हैं और आई साइट में प्रॉब्लम आने लगती है। और यही दिक्कत, यही हार्मोन अगर हमारे मेल्स हैं उनमें ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उनको जो है वो लिबिडो जो है उनका कम हो जाता है, गायनोमेशिया जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और पेशेंट को जो है वो वीकनेस या टायर्डनेस जो है वो ज़्यादा रहती है। वीकनेस या टायर्डनेस शुरू हो जाती है, जिसको जो है वो मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये एक और वीडियो है, आप एक बार ये चेक करें कि कैसे आयुर्वेदा से जो है हम अपनी मेजर इलनेस में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। तो देखिए, नॉट ओनली हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, ऐसे बहुत सारी इश्यूज हैं जिसमें जो है ड्रास्टिक चेंजेस या ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट जो है वो पेशेंट्स में आने शुरू हो जाते हैं। नी ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर, इन जैसी कंडीशन को भी हम पंचकर्मा या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जो है वो क्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है उसको बेटर किया जा सकता है। तो हमारे कुछ पेशेंट्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं दोबारा से। अशोक कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। जया जायसवाल जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। जी अशोक जी पूछें। मैम देखिए कि मेरा 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 प्रॉब्लम ये है कि अभी जो भी है ना, गांव में हम रहते हैं ना, तो मैं भी नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त की में उठता आवाज हूँ कट रही है, और अपना थोड़ा सा ब्रह्मचर्य। चेक करें और फिर से बताएं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। ठीक है मैम। जया जायसवाल जी। हेलो। जी जी जया जी हेलो बोलिए। मैम, मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड है और ओवरी के पास सिस्ट है। हम्म। तो मैं अभी 3 महीने से ट्रीटमेंट ले रही हूँ हिम्स का। और जो हम्म। उन्होंने मुझे डाइट फॉलो करने बोला था, मैंने वो डाइट भी फॉलो किया, और मैं प्लस योगा भी करती हूँ, मैं पर्सनल अपना वर्कआउट भी करती हूँ।
ठीक है, मैम पर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है मुझ में। जो ठीक फेब्रॉइड है। का जो साइज है वो कुछ कम नहीं हुआ, और दो और फेब्रॉइड बताया अभी जब मैंने लास्ट मंथ सोनोग्राफी करवाई थी तो। आप सिर्फ दवाइयों के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं? डॉक्टर ने आपको पंचकर्मा के साथ शुरू करने के लिए गाइड नहीं किया? नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ जो उन्होंने मुझे बोला था वो मैंने वो फॉलो किया, और मैंने मेडिसिन ले रही हूँ मैं, यानी 3 महीने हो गए और ये चौथा महीना नहीं, आपको स्टार्ट है मेरा। बताया होगा ना कि आप साथ में अगर दवाइयां तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप पंचकर्मा इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट है वो ज्यादा बेटर आता है। बिकॉज कई बार दवाइयां जो हैं वो उतना ज्यादा इम्पेक्टिव नहीं, जब तक हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन बेटर नहीं होगी दवाइयां उतना अच्छा असर नहीं दिखा पाती कई बार। मैम मैंने नागपुर में कंसल्ट किया था, एक्चुअली मैं एमपी में रहती हूँ। हम्म। तो औरंगाबाद, नर्मदापुरम के पास है। तो हम्म वहाँ पे यानी पास में फिलहाल तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया था अभी, तो उन्होंने मुझे बोला था थेरेपी के लिए, तो उन्होंने मुझे हम्म बॉम्बे सजेस्ट किया था। तो हम्म मैंने कहा कि अभी मैंने मैम वो वाला जूस जो बताया था आचर जी ने वो भी किया था मैंने, 3 दिन से वो जूस पे मैं रही थी, उसके बाद मैंने सोनोग्राफी करवाई थी। बट हम्म उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं था, बहुत यानी माइनर था, जो भी चेंजेस थे पॉइंट में था। देखो, 3 दिन तो खाने के बाद या दवाइयों खाने के बाद हाँ इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन नहीं आया अगर तो हमें एक बार डिटॉक्सिफिकेशन के साथ शुरू करना इम्पोर्टेंट है। एक बार देखना जरूरी है कि क्यों नहीं दवाइयाँ, क्योंकि मैम दवाइयाँ तो वही दी जाती हैं जो फाइब्रॉइड का साइज कम करने के लिए जरूरी हो। एक बार मुझे जो जी आपके नागपुर वाले डॉक्टर है, एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी, आपकी फाइल चेक करनी पड़ेगी क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा है, क्या चेंजेस रिकमेंडेड है या क्या जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हॉस्पिटल आना, बिकॉज दवाइयों में चेंज। मैम मैंने जो कंसल्टेंसी कॉल्स आते हैं उस पे भी मैंने कंसल्ट किया था, चंडीगढ़ के थे सर, उन्होंने फिर मुझे वो जूस का बोला बाद में कि आप ये कंटिन्यू 2 टाइम करिए, तो मैं हम्म वो भी अभी ले रही हूँ फिलहाल। हम्म तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि यानी मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा है, मेरा डाइट बहुत अच्छा है, हम्म मेरा फास्टिंग रहता है, और मैं जो जो 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए वो सब चीज मैं फॉलो करती हूँ। फिर हम्म मुझे ऐसा थोड़ा लगता है कि बॉडी डिटॉक्स करने का यानी क्या वो प्रोसीजर है, कि जब अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है तो फिर आपका बॉडी में कैसे यानी कुछ चीज वो हो सकती है। देखो, मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जब तक हमें अच्छे से भूख लग रही है, हमारा खाना अच्छे से पच रहा है, पेट अच्छे से साफ हो रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में नहीं है। आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है इस तरीके की कोई? नहीं मैम, अभी फिलहाल तो मेरे नॉलेज में जहाँ तक की है तो अभी तक किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। वैसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, स्ट्रक्चरल या कंजेनाइटल किसी डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकता है। तो गेटिंग क्लियर मतलब एक क्लियर वर्डिक्ट देना कि इस वजह से हुआ है, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब हम इसकी मैनेजमेंट के साथ शुरू करते हैं तो की जो सबसे मेजर पार्ट है वो हमारा लाइफस्टाइल ही है। अगर लाइफस्टाइल सही है तो जिस वजह से और जो कोई दिक्कत आ रही है वो शुरू करनी बहुत जरूरी है, उसके साथ प्लान करना जरूरी है। अगर जो दवाइयां हैं, क्योंकि देखो आयुर्वेदा में हम बिलीव करते हैं कि जहां का भी रोग है उससे जो नियरेस्ट रूट है ना दवाइयों देने का, उससे दवाई दी जा सके, ताकि जो अब्जॉर्प्शन है वहां होने की, जो डिजीज कंडीशन है या डिजीज एरिया है वहां पर उसका असर अच्छे से आए, तो जो भी नियरेस्ट रूट है उसके साथ ट्रीट वहां पर दवाई देकर फिर ट्रीटमेंट के साथ शुरू किया जाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा भी है, डाइजेशन बेटर है, लेकिन आपकी जो यूट्राइन हेल्थ है वो बेटर नहीं है, तो यूट्राइन हेल्थ के लिए बस्ती प्रोसीजर करवाया जाता है जिसमें मेडिकेटेड ऑयल इंस्टॉल करते हैं, ताकि धीरे धीरे जो है वो बेटरमेंट आए। मैम उसके लिए क्या मुझे बॉम्बे ही कंसल्ट करना पड़ेगा या ऐसा कुछ है? हॉस्पिटल आना पड़ेगा, मेजर हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तो नवी मुंबई आ जाओ, मेरठ आ सकते हो, लखनऊ आ सकते हो, यहाँ चंडीगढ़ आ सकते हो, पंचकुला आ सकते हो। क्या कह रहे हैं? और नहीं। फिर से बताएं, आप नहीं आ रही है? मैम ये किधर साइड? जी आपकी मैम, आवाज ये कट। मुझे जी, हो सकता है नेटवर्क इशू। जया जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से हमारे मेजर हॉस्पिटल्स की एक बार लिस्ट ले लीजिएगा, और जो भी आपको नियर बाई पड़ता है जहां आप आ सकते हैं उसके वहां पर आकर जो है ट्रीटमेंट के साथ आप शुरू करवा सकते हैं। वहां के लिए आपको थेरेपीज जो है वो रिकमेंड कर दी जाएंगी।
ठीक है, तो नंबर मैं एक बार चैट बॉक्स में भी डलवा रही हूँ 7710371037। तो आप यहाँ पर भी एक बार मैसेज या कॉल करके जो है अपनी क्वेरी ले सकते हैं और हमारे मेजर हॉस्पिटल्स के जो एड्रेस है वो ले सकते हो, ताकि आपको जहाँ भी फेसिबल हो वहाँ जा सको। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट। ठीक है, सपना शर्मा, अजय सिंह। ये अशोक जी का क्वेश्चन ले लो ना, वो चले गए थे। हेलो मैडम। हाँ जी सपना जी, नमस्कार, बताएं। एक्चुअली मैम मुझे ना फंगल इन्फेक्शन हुआ, 1 साल से करीब मैं परेशान हूँ इससे। हम्म, तो अभी मैंने जैसे कौन से इम्पेक्टेड एरिया कौन से है, कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो रही है? जैसे कि अंडर आर्म्स की नीचे हो रही है मैडम, और ये हमारे जो चेस्ट है उसके नीचे, और पेट में हो रहा है, और थाइस में भी थोड़ा पहले थाइस में नहीं था, लेकिन अभी थाइस में भी हो गया था फिर। अब थाइस में होना भी शुरू हुआ है ना? देखो फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे कॉज होते हैं। एक तो जो भी हमारे स्वेट एरिया है, जहाँ ज्यादा पसीना पड़ता है, वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है अपनी जो रेगुलर क्लोथ को चेंज करना, ज्यादा पसीना ना आए उसका ध्यान रखना, और अगर आ रहा है तो क्लीनिनेस को जो है वो फॉरवर्ड रखना। अब वो फंगल इन्फेक्शन दोबारा ना हो, उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। फंगल इन्फेक्शन हो रहा है मतलब बॉडी में ऐसे टॉक्सिन्स हैं, ऐसी गंदगी शरीर में है जो इकट्ठी हो रही है, जिसकी वजह से जो है दिक्कत आनी शुरू हो रही है। अब ऐसे पेशेंट, कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसीना आता ही नहीं है ना? तो दोनों ही कंडीशन नॉर्मल भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन अब नॉर्मल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। तो अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो फंगल इन्फेक्शन के लिए दवाइयों के साथ शुरू कर सकते हो, पंचकर्मा के साथ शुरू कर सकते हो, ताकि ये जो टॉक्सिन्स है, जो गंदगी है, इसको शरीर से बाहर निकालें, ताकि ये जो फंगल इन्फेक्शन जो जगह जगह पर हो रहा है इसको रोका जा सके। इसको पहले तो होने से रोके और धीरे धीरे इसकी रीअकरेंस दोबारा ना हो, इस पर काम किया जा सके। कहाँ से बात जी कर रहे मैम। हो आप सपना जी? जी मैं मैम जबलपुर से बात कर रही हूँ। जबलपुर से बात कर रहे हो तो एक, या तो आप नियर बाई हॉस्पिटल जो है विजिट कर सकते हो, या अपना नंबर ड्रॉप करके एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, ताकि एक बार चेक करके अगर कोई टेस्ट करवाने जरूरी है और कहाँ आना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको गाइड किया जा सके। जी जी मैडम, मुझे बता दीजिएगा कि मैं कहाँ जाऊँ। और मैडम बहुत ईचिंग होती है, जैसे मेरे ठीक भी हो जाता है ना, तो मुझे ईचिंग हो रही है, और ईचिंग के कारण इचिंग ना तो दाने जहाँ भी आ। फंगल इन्फेक्शन रहेगा वहां पे इचिंग तो होगी। मैडम जैसे ठीक इन्फेक्शन भी का हो जाता है, हम्म, ठीक होने के बाद भी ना ईचिंग कंटिन्यूअस हो रही है। इचिंग कंटिन्यूस ही रहेगी ना, इचिंग हो रही है। फंगल इन्फेक्शन का क्या मतलब है? वहां पे फंगस, फफूंद लग रही है। फंगस क्या होता है? जब हम कोई खाना बहुत टाइम तक सड़ा गला पड़ा रहता है, उसके ऊपर वो फफूंद आने लग जाती है ना, वो अलग सी एक परत बन जाती है, उसी को फंगस जी कहते हैं। खाने के ऊपर लगती है तो उसको हम फफूंद, फंगस कुछ भी कह देते हैं। बॉडी में लगने लगती है तो वो भी फंगस ही होती है। तो उस तरीके की फंगस जी जब जहां पर होनी शुरू हो जाएगी, वो ऊपर से चली भी जाए, अंदर तो दिक्कत है ना, अंदर तो उसके जी कीटाणु रह जाते हैं। जो कीटाणु रह जाएंगे तो वो इरिटेशन, खुजली तो कॉज करेंगे ही करेंगे। तो जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी तब तक वो बार बार होता रहेगा। बाहर से क्रीम लगा लगा के वो साफ हो जाएगा, चला जाएगा, दोबारा जब थोड़े दिन होंगे, जब दवाई का असर कम हो जाएगा, दोबारा आना शुरू हो जाएगा, जी मैम। है ना? तो उसका इलाज करना जरूरी है, उस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो बार बार होता रहेगा वो इन्फेक्शन। जी मैम। ठीक है, मैम यहाँ पर जबलपुर में है क्या मैडम आपकी हॉस्पिटल पे? हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दिया है, एक बार यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करो, अपनी नियर बाई लोकेशन ले लो और वहां पर आकर एक बार मिल लो। ठीक है, ओके मैडम। ठीक है जी, थैंक यू मैम। ठीक है जी। अशोक, बीके अशोक। अशोक जी अपना सवाल पूछें। अशोक जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी माँ, अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, अभी आ रही है आपकी आवाज, बताएं।
मैम मैं बाइक चला रहा था ना, तो काफी दिनों पहले की आप 3 महीने लगा लीजिए, तो पहले मेरा जो आर्म पेन हुआ था, तो अभी अभी 7-8 दिन पहले ना मैं बाइक चला रहा था, तो जा गया तो ठीक से जब निकल के आ रहा था तो मेरा राइट हैंड में प्रॉब्लम हुआ है। मतलब कि ऐसा लगता है कि मैंने जो एक्सीलेटर घुमाता हूँ ना तो भी पेन करता है। मैं रुक रुक के आया हूँ, तो इस तरह का मेरा पेन हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना ये 3 महीने पहले कुछ लगा था, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो अभी अभी जो हो रहा है ना उसको कैसे मैनेज करें। और मैं ब्रह्म में मुहूर्त दर्द रह रहा है, जी मैडम। प्रॉब्लम क्या रह रही है? एक्सेलरेटर रिस्ट में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है? जो रिस्ट से लेकर ना हाँ, पूरा दाहिना हाथ पेन हो रहा है, और वो हाँ। पेन निकल के जो स्पाइनल जो भी राइट साइड में जा रहा है। आपने अपने टेस्ट करवाए हैं? हाँ जी, मैं एक डॉक्टर पास गया था ना, वो कुछ जो एलोपैथिक दवा होता है ना वही दिया था, एसआर वगैरह एसिड दवा, और दर्द और को कुछ दवाई वगैरह बताने के दिया लिए था। ना कि दर्द ना हो, दर्द बंद हो जाए। हुआ क्या है? नस दबी है, किसी तरह का कंप्रेशन है, कोई क्या दिक्कत आई है, किस वजह से ये हो रही है, उसके लिए टेस्ट करवाने जरूरी है। हाँ टेस्ट वो नहीं से हाँ पता वो वजह से। डॉक्टर ने हाँ जी मैम, वो डॉक्टर ने ये बोला कि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो ना, इसलिए वो हो रहा है। मैं उनको बोला कि मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ और रनिंग वगैरह करता हूँ, डिस्क वगैरह मारता हूँ, तो ये वगैरह करता हूँ। वो बोले कि मेरे को ना वो आपका मसल एक्सरसाइज होना चाहिए, वो हम्म नहीं हो रहा है ना, इस वजह से हो रहा है। तो मैं तो उनको बोला तो मैं तो कर रहा हूँ ना, जो भी हम्म नहीं कर रहा था वो बाइक चला रहा था तो नहीं हो रहा था। अभी जब शुरू किया है मतलब 15-20 दिन से और बाइक चलाता हूँ तो वो प्रॉब्लम हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो नहीं करना जब होता है ना पहले वो तो वजह वजह पता लगनी जरूरी है ना कि हो क्यों रहा है। जब तक टेस्ट ही नहीं कराओगे, नस दब रही है, नस कॉम्प्रेशन है, बार बार एक जगह की मूवमेंट की वजह से वहां पर दिक्कत आ रही है, वो देखना जरूरी है। या हाँ तो जी मैम। नहीं टेस्ट करवाने, एक बार अस्पताल में दिखाने आओ फिर, ताकि देख सके कि क्या दिक्कत परेशानी है, उसके हिसाब हिसाब से आगे इलाज चलाया जा सके। और एक तो मैम क्वेश्चन थी कि मैम देखिए मैं वेजिटेरियन बनना चाहता हूँ ना, तो वेज के हिसाब से मेरा मम्मी जी बोलते हैं कि वेज जो खाता है ना उनका खर्च ज्यादा आ जाता है। तो मुझे बताना कम से कम खर्च कैसे होगा, और हम वेजिटेरियन कैसे बन सकते हैं, और मतलब कि अच्छा डाइट भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, वेजिटेरियन कैसे बन सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वेजिटेरियन बनने में क्या प्रॉब्लम है? वेजिटेरियन आपने अपना नॉनवेज खाना अवॉइड कर देना है। नॉनवेज की जगह जो भी हमारे वेज ऑप्शन है उसके साथ शुरू करो। टोफू ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, जो हमारे सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो ले सकते हो, उनके साथ तो मैम ये सोया आता है, हाँ हाँ सोया हाँ आती है, हाँ सोया चंक्स आते हैं, जो आपकी जो प्रोटीन डिफिशिएंसी है उसको पूरा करने में हेल्प करती है। हाँ जी मैम। तो ये लोकल लोग बोलते हैं ना कि जो चासी वगैरह है ना, मेरे दादाजी और मेरे जो भी है ना बोलते हैं कि तो ये हम पे ना जो फसल में ना वो बहुत ज्यादा जो आपका फर्टिलाइजर दिया जाता है, केमिकल वगैरह दिया जाता है। तो वो ये बोलते हैं कि इस हिसाब से आपको मतलब कि उनके रिव्यू से ना मैं भी परेशान हो गया हूँ। तो कौन सा चीज हम खाएं कि ठीक तो ठाक फिर हो जाए? या तो उगा लो। अब जो नॉनवेज खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उस मुर्गे को, उस बकरे को कौन सी बीमारी थी किसी को पता है? उसको काट नहीं। के अगर उसको कैंसर, उसको ट्यूमर, उसको कोई पस निकल रही हो, किसी को नहीं पता। पता नहीं क्या नहीं। खा रहे हैं। तो हाँ उस जी, हाँ जी। तो उसमें गंदगी है, उससे तो कम से कम जो चीजें मतलब चलो अगर बाजार की नहीं खानी, कोशिश करो खुद से उगा सको, गमलों में उगाओ, छोटा मोटा किचन गार्डनिंग तो कर सकते हो, अपने खाने लायक चीजें तो उगा सकते हो। नहीं उगा सकते, कोई सोर्स ऐसा ढूंढो जहां पर मिनिमम जो है वो पेस्टिसाइड्स या इस वाली दवाइयों वाली चीजें कम मिले। और अगर मिल रही हैं तो उनको प्रॉपरली घर पे आके धो, उनको बेटर करो और अच्छे से पका के खाओ। रॉ खाना अवॉइड कर दो। अगर आपको लगता है कि ऐसी जगह से ला रहे हो जहां पर जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत रह रही है या बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। क्योंकि देखो दवाइयों में तो बाहर से ही थोड़े बहुत पेस्टिसाइड लगाए होंगे, वो भी कीटाणुओं के लिए, लेकिन जो मांस खा रहे हो उसके अंदर कौन सी बीमारी है उसका तो नहीं पता। हाँ जी मैम। है ना, उनका कोई टेस्ट नहीं होता, उनकी कोई जांचें नहीं होती। जब वो हाँ जी मैम। जब वो खत्म होने लगता है तो उनको काट के बना देते हैं या हाँ काट जी के मैम। बेच देते हैं।
तो मैम मैंने वेजिटेरियन खाना शुरू किया, मतलब कि 1-2 महीने हो गए, तो बीच बीच में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि मैम ये बोले कि मेरे को अंडे खाना है या नहीं खाना है। अवॉइड करो ना, अंडे भी तो वैसे ही बन रहे हैं। हाँ जी मैम, ठीक है, और मतलब कि बादाम का दूध ले लो, सोया का दूध ले लो, उनसे बना हुआ पनीर आता है, टोफू बोलते हैं उसको, टोफू ले लो। ठीक है मैम, मेरे पास तो सोया ये भी ले सकते हो, सोया चंक्स आते हैं, वो सोया चंक्स आते हैं, उनको ले सकते हो। बहुत ठीक है मैम, न्यूट्रिशन होता है उनमें। अपना अपना ये ज्वार बाजरा रागी मिलेट्स डालो अपनी डाइट में। मिलेट्स एक ठीक। तो पचने में, जो मोटा अनाज होता है पचने में समय लगाता है, फाइबर होता है इसमें ज्यादा। और ये एक मैम प्रॉब्लम ये है कि मैंने जब ना ये जो मूंग भिगा के खाते हैं, मूंग और चना भिगा के खाते हैं, जो मटर बोलते हैं ना, तो मैंने उसको भिगा के वो जो गजे बाहर आ जाता है ना, तो उसको भिगा के मैं खा रहा था। मेरे को प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने खा दिया तो बहुत जल्द, मतलब सुबह खा दिया उठ के वो ब्रश वगैरह करके, तो मेरे को ना आधा घंटा या घंटे के बाद ना वो लेटिन दोबारा लगने शुरू हो गया था। मतलब मैंने सोचा कि मैं ये खाऊं इसलिए मेरे को आ रहा है, तो मैं भी उसको बंद कर दिया। तो उसी हिसाब से मेरे को ना सुबह क्या खाना चाहिए, देखो, इसके वेजिटेरियन? लिए आपको ना आपका प्रॉपर डाइट चार्ट बनेगा। अब मैं यहाँ पर तो आपको इतनी सारी चीजें गाइड नहीं कर पाऊंगी। आप एक बार अपनी कंसल्टेशन ले लो डॉक्टर से, या तो ठीक एक है मैम। हॉस्पिटल में आके मिल लो, ताकि आपका पर्सनलाइज डाइट चार्ट बनाया जा सके। अब हर एक चीज हर एक बॉडी के अकॉर्डिंगली गाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हाँ हाँ जी मैम, थैंक यू प्रॉपर मैम। एक बार कंसल्टेशन होगी। आप अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है अशोक जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। ठीक है, एक और पेशेंट ले लेते हैं। निकिता जी, निकिता जी अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना Hi, ma'am. क्वेश्चन। Hi, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून जी। I hope you listening to me. Am I यस, audible? ऑडिबल। Yeah, actually, I had PCOD long back हम्म and even thyroid also. हम्म So before that, I was having homeopathic medicine for that, which was हम्म very much controlled. I myself a yoga trainer. So I was continually doing my yoga and dance fitness classes. But हम्म due to some personal problem, I got married in Panipat, so I quit each and everything. So in this 1 year time, my thyroid again got risen up. So हम्म after that, I got facial hair, which was there also before, but हम्म I had a laser treatment for three, हम्म 4 years. So the like all the hair was shading, but हम्म only my facial hair is still there, and I'm still having thyroid, which was हम्म around 9 before. But now, after taking Thyronorm to 0.25 mg, it's हम्म controlled. So I'm little confused what to take for thyroid, or either should I stop taking the medicine, as you already said that, quitting the medicine just in a go, in a prompt way, you can't do that. So एग्जैक्टली। gradually you will, face this issue, and gradually you just, slow down your medicine Taper down. process. Yeah, Medications are yeah, done, your body start responding correctly, and the yeah. need of your body is become lower. Then Hmm. we typically taper down the dose of the medication, allopathic Yep. medication which you are taking, so that the dependence Yes. on that medication is particularly tapered Ma'am, down. actually, my friend is also having an Ayurvedic clinic in Janakpuri. So Mm-hmm. I was taking lot of sessions. Like I had gone for Shirodhara and Abhyanga. Um, yes, my body weight is very normal. Like I'm almost 60. Before that, it was risen up to 65. So I normally down to 60 again. But Mm-hmm. before that, I was 55 when I had thyroid before, when it started. So I was 55 at that time, and again, like in like 5 6 years span, it's gain I was gaining weight. I don't know what is the reason behind this, but I was taking medicine, as well as I was continuing my yoga practices, but sometimes doing, and I'm on break, but like not frequently, but yes, in breaks, in gaps. So still I'm doing walk every day, brisk walk Mm-hmm. around evening.
So but not doing any yoga practices. having a Ayurvedic link, so do you are taking any kind of Ayurvedic medications for that same? I took two medicines. One is Goglu, what can Kanchana Goglu, Kanchnar but Guglu. there was no such response. My body was not responding to that tablet, so So I stopped that. Shirodhara, apart from Shirodhara or Abhyanga, do you have any major procedure like Vaman or Virechan? Nothing. I was only doing Kunjal and Sutraneti, Jalniti. I was doing it before. But as I said, I was married. I got married. So before, like after getting married, I was busy. So I won't be able to give time to myself for all such, things. So now there's no such major issue. What I'm facing today is I was having very less of vitamin D3 in the body and very less vitamin B12. Due to that, I was feeling lethargic, sleepy all the time, dingy, and weakness all the time in the body. So now I am crossing this, and now by the grace of God, all the things are recovered, as I already got checked myself. I have full thyroid test details, like I got the report, whole hormonal report. If you want, I can share it with you, and I would really appreciate this if you guide me according to that, and guide Your me. number in the chat box so that I can arrange a video consultation for you where a doctor can thoroughly check your reports and can guide you basically that what is the basic line of treatment which you needed to follow and which are the things which are needed to be changed, if any. Okay, so Okay, because I'm not facing now any issue. My only concern is my facial hair, due to which I'm unable to, uh, uh, what you can say, I'm unable to like go to the people who are who are getting proper classes from me. So I'm actually not facing social I'm not socializing with anyone no due to problem. that. Yeah, Drop so your number in the chat box I would really and recommend you. Hmm. Hello, I would really want you to recommend me for this, like what should I do for my facial hair, as Sorry. I'm taking Drop your one medicine. drop your number in the chat box. I'll arrange a call for you, and then you can go through with the doctor, and she Mhm. might be like telling you what are the basic things that can be done for you specifically. Yeah. Because apart from that, I have regular periods now. Before that, when I had PCOD, I gone check it like after 6-7 months when I got to know that periods are not coming properly. It's not Mm-hmm. frequently coming, and I'm facing a lot of issues due to that. So I got treated for PCOD, but due to PCOD, I got facial hair. So that my main concern is only facial hair, No because I problem. don't want to go to laser treatment again and again. It's not good for Having your skin. laser is a temporary thing, no? Whenever you have another flare in your hormones, then the symptoms might or the But flaring in the hormones will be shown up in the test, right? But I gone through all the tests. Tests are approximately normal. there may be a fluctuation in between, no? Or Okay. being it's a temporary relief. Okay, so And I'm only on homemade food. I'm very less into junk foods, mm-hmm. because I know everything. I am into this profession, so I know what is good and what is bad for me. It's just that I'm not doing anything for facial hair because I'm just raising up all the time. I'm using razors, which I'm not liking it. So I Do really want you to drop do your number something in in chat that. box. We'll discuss everything in detail then. I'll be assigning you a doctor first. Thank you so much. I'm in the chat box. I'm placing my number. I'm Sure. dropping. Uh, Okay, Nikita yes, ji. I dropped my number. Thank you, ma'am. Okay, welcome. I hope to get a call from your side as soon as Yeah, possible, sure. because You'll be connected by Teams. last time also I got connected, but due to some reasons, I don't know, I didn't get the call. They said I'll definitely arrange a call from our side. Okay. But I was waiting. So now again in the group, I got to know that there is again a webinar going on. So I Mm-hmm. again, joined it. No For me, problem. it's I not possible. I'm too busy. to So I arrange a really want you to arrange the as call possible as soon so as that your possible. consultation can be done. Thank you so much, ma'am. Good to talk to Okay. you. Thank you. Same here. Take care.
ठीक है, अभी एक वीडियो प्ले कीजिएगा त्रिहन जी की, जिसमें वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट व्हाट एक्चुअल पंचकर्मा इज, और पेशेंट के लिए या किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल के लिए क्यों ये ज़रूरी है, कैसे वो हेल्प करता है रिजुविनेशन के लिए, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर करने के लिए, और हमें जो है वो डेफिनेटली बेटर करने के लिए हेल्प करता है। हम इस वीडियो के थ्रू जो है वो जानते हैं। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे की प्लेटलेट्स से, क्या डेथ को डिफीट करना या you want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthy. It is what Dr. नरेश त्रिहन is being saying. वो पंचकर्मा के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना जो है वो यूजफुल है। और ऐसे एक वीडियो हमारे पास हमारे जो फिल्म स्टार हैं अक्षय कुमार, वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के जब उन्होंने ट्रीटमेंट को शुरू किया। वो त्रिहन सर की वीडियो के ऊपर वाली वीडियो है, नीचे नीचे ये। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त, क्या बताऊं, बाय गॉड जन्नत की फील आ गई। ना टीवी, ना फोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते हैं, और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करी, और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना चाहिए। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते। क्या है, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, यूनानी, होम्योपैथिक की वैल्यू को क्यों भूल रहे? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक। पर हमारा ना वो कुछ वैसे ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। तो जैसे अक्षय कुमार जी ने भी हमें बताया कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिया जा सकता है, हमने जिन चीज़ों को अभी भुला दिया है। तो इट इज़ अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग, जिसको जितना जल्दी हम अपनाएंगे उतने ही ज़्यादा हम डिजीज़ फ्री कंडीशन के साथ जो है वो रह सकते हैं। अब इस वेबिनार के थ्रू जितने भी पेशेंट्स की मैं क्वेश्चंस ले पाई हूँ, उनका तो आंसर आपको सिग्निफिकेंटली मिल गया होगा, और जिनको कनेक्ट करवाना है उनको कनेक्ट करवा दिया जाएगा। जो भी पेशेंट है जो रह गए हैं, जो अपने क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए या अपनी क्वेरीज उनकी पेंडिंग रह गई हैं, वो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर मैंने फ्लैश किया था, मैं दोबारा कर रही हूँ। इस पे जो है आप अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। जो भी आपकी क्वेरी है आप इस पे जो है वो मैसेज भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, ताकि आपको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवाया जाए और आपकी जो भी क्वेरी है उसके लिए सिग्निफिकेंट आंसर जो है आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।